अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बहुत फ़ख्र है कि हम इस साल सलाम अवार्ड का पहला उर्दू कंपटीशन आप सब के सामने ला रहे हैं। हमारे इस साल की जूरी मेंबरान नहायत माहिर मुसन्निफ़ीन और मुतरजम हैं। डॉक्टर उसामा सिद्दीक एक कानूनदान और नावल निवेश भी हैं और उर्दू और अंग्रेज़ी में एक एक नावल लिख चुके हैं। गरूब शहर का वक्त और स्नफिंग आउट द मून। अनकरीब उनका तीसरा नावल हु नोज़ द बाउंड्स ऑफ डिज़ायर मंजर आम पे आने वाला है। जीनत हिसाम मुतरजम और सहाफ़ी हैं। उन्होंने गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ के नावल तन्हाई के 100 साल, इतालो कैल्विनो की मुनफरिद तख्लीक नादीदा शहर के अलावा यूसुफ इदरीस, कायम मनरो, दानियाल अलारकौन और डोनाल्ड बार्थेम की कहानियों के तराजम किए हैं। हिसाम ने शुमाली अमरीका की 20 ख़वातीन शोरा की 88 नज़मों के इंतखाब का तर्जुमा किया है, जो इस साल तमन्नाओं के दियार से के अनवान से शाया हुआ है। और नाइमा रशीद एक मुसन्फ़ा शायरा और मुतरजम हैं जिनका अदबी काम 4 ज़बानों उर्दू, पंजाबी, फ़्रांसीसी और अंग्रेज़ी पर मुश्तमिल है। उनके तहरीरों को नेशनल पोइट्री कंपटीशन और बेस्ट स्मॉल फिक्शंस के लिए नामर्द किया जा चुका है। वो अपने अफसानों के मजमूए और नावल पर काम कर रही हैं। और अब आयशा हमारी सलाम अवार्ड टीम का एक अहम हिस्सा है। वो इस साल हमारी उर्दू कंपटीशन की लीडर हैं और एक नहायत माहिर अफसाना निगार हैं। वो एसएसएफ मैगज़ीन तसव्वुर की एडिटर भी हैं और उसने पहले सलाम अवार्ड कंपटीशन में और लम्स ट्रांसलेशन वर्कशॉप जो डेजी रॉकवेल, जेसन ग्रुनबॉम और लूक सोसी के साथ, उनमें भी हिस्सा लिया है। और आप सबका इस पैनल में हिस्सा लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आयशा, प्लीज़ टेक इट अवे। थैंक यू। थैंक यू सो मच नूर फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैं एक अर्ज जरूर आपसे करूंगी कि सलाम अवार्ड फॉर उर्दू इमेजिनेटिव फिक्शन हमारी पूरी टीम का एक ख्वाब था। तो इसको मंजर आम पर लाने में भी उन सबकी कोशिशें जरूर शामिल हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बन पाई हूँ। तो आज की गुफ्तगू का आगाज मैं हमारे जोरी मेंबरान का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करके करना चाहूंगी। हम आप सबके बहुत ममनून हैं कि आपने अपनी मसरूफ जिंदगियों से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। तो शुरू से ही शुरू करते हैं और स्पेकुलेटिव फिक्शन की बात से ही हम शुरुआत करते हैं। ये जो जॉनरा है ये वैसे खुद में बहुत वसी है और इसके अंदर अदब और तहरीर के काफ़ी सारे स्टाइल्स और अंदाज और जॉनरास जो हैं वो शामिल हो जाया करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आप तीनों का ताल्लुक जो है वो स्पेकुलेटिव फिक्शन से कब और कैसे कायम हुआ। और ये मैं लिखने और पढ़ने दोनों की हैसियत से जो है मैं ये पूछ रही हूँ। और खासकर मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके इस सफर में स्पेकुलेटिव फिक्शन में जो हमारा मुकामी काम है जो मुकामी जबानों में होता है उसका कितना रद्द अमल रहा। तो आप में से जो भी है वो इससे शुरुआत जो है वो कर सकता है, या फिर आप चाहें तो मैं कह दूंगी। तो मेरे ख्याल से जीनत हम आपसे शुरुआत करते हैं, फिर उसामा की तरफ और फिर नाइमा की तरफ। अ, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि मैंने प्योरली कोई साइंस फिक्शन का तर्जुमा नहीं किया है, लेकिन जैसे टैलो कैल्विनो की नादीदा इनविजिबल सिटीज़ है, उसका मैंने तर्जुमा किया, और मार्केस का किया जिसमें थोड़ा बहुत मैजिकल रियलिज्म है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक ज़बरदस्त जॉनरे है, और इसको दोबारा दुनिया में काफ़ी पजीराई मिल रही है। क्योंकि शुरू में तो मैं समझती थी कि इसको लोग थोड़ा सा लो ब्राउ समझते हैं, लेकिन थ्रू आउट द पीरियड आप देखेंगे तो लोगों ने बहुत अच्छी तख्लीकात इसमें की हैं, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। और अभी बहुत से लोग उर्दू में भी लिख रहे हैं, लेकिन वो इतने शायद मशहूर नहीं हो पाते। और मेरा ताल्लुक वैसे स्पेकुलेटिव फिक्शन के जो शुरू में बचपन में हम कह सकते हैं, हम सब का इसी तरह से रहता है कि अम्मी और नानी कहानियां सुनाती हैं, तो जिसमें जाहिर है वो सारी चीज़ें होती हैं, फा माफूकुल फितरत जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी नौजवानी में मैंने इब्ने सफ़ी की मैं बहुत गर्विदा थी, उसकी मैंने सारी किताबें पढ़ी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और उसके कई कहानियों में वो साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो भी आती थी। तो उसके बाद जाहिर है जो एच जी वेल्स और ये इजैक एजिमोव वगैरह की दो तीन चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद
दूसरे जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो ज़्यादा इसमें बता सकेंगे, क्योंकि आप उसामा साहब ने तो लिखा भी है एक नावल ना, इस स्नफिंग आउट द मून, गुल, चांद को गुल करो तो हम जाने, जिसमें 4 अदवार का जिक्र है। तो मैं फिर आप लोगों से की तरफ आती हूँ कि आप लोग कुछ कहें, कोई और सवाल हो तो फिर। और मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बोलते वक्त इधर उधर भटक जाती हूँ और जो आपने सवाल पूछा है शायद मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। जी। मैं कुछ इसमें मज़ीद बात देखिए, जो स्पेकुलेटिव फिक्शन की बहुत सी डेफिनेशंस हैं आई एम श्योर, और जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं ख़ास तौर पे, वो मेरे ख्याल में इस पे काफ़ी आपस में बहसें भी करते होंगे। मैं तो बतौर लिखारी इसको देखता हूँ, मुझे लगता है कि जो भी चीज़ हकीकत निगारी के अलावा है, जिसके अंदर इमेजिनेशन या फैंटसी का कोई एलिमेंट आ जाए, चाहे वो गॉथिक हॉरर हो, चाहे वो साइंस फिक्शन हो, उसमें भी हार्ड एंड सॉफ्ट साइंस फिक्शन होती है, फिर फैंटेसी के कई जॉनरास हैं। तो मेरे तो ख्याल में ये सब कुछ स्पेकुलेटिव फिक्शन में आते हैं। मेरे ख्याल में एक इंतहाई, मैं जीनत हसन साहिबा से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इंसान का तखय्युल इतना वसी है और इंसान का तजर्बा इतना दुश्वार है कि सिर्फ हकीकत निगारी से काम नहीं चलता। हम ख्वाब भी देखते हैं, हम डिस्टोपियाज भी इमेजिन करते हैं, यूटोपियाज की उम्मीद भी लगाए रखते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत जो तख्लीक निगारी का काम जो बहुत ही खूबसूरत ओवर द इयर्स हुआ है, उसमें एक स्पेकुलेशन और इमेजिनेशन और फैंटसाइजेशन का एलिमेंट है। अच्छा, मैं जो हमारा बेतहाशा सरमाया है उर्दू अदब में, दास्तान और किस्से का, उसका मेरे पे बड़ा गहरा असर है। पहले तो बच्चों की कहानियों की शक्ल में तिलिस्मे होशरुबा और दास्तान अमीर हमजा के किस्से पढ़े और किस्सा हातिम ताई। बाद में असल पढ़ने का भी इत्तफाक हुआ और एक प्रोजेक्ट से भी मैं मुंसलिक हूँ जिसमें हम तिलिस्मे होशरुबा दोबारा मुस्तनद एनोटेटेड तरीके से, मेरे एक दोस्त हैं मुशर्रफ अली फारूकी जो इस एरिया में बहुत काम करते हैं, वो भी हम कुछ कर रहे हैं। मेरे नावल का जिक्र किया जीनत साहिबा ने, स्नफिंग आउट द मून, जो 6 अदवार पे मबनी है, उसमें स्पेकुलेशन ही है ना कि मैं मोहनजोदड़ो के ज़माने में सोच रहा हूँ कि क्या होगा, और फिर 2084 एडी का जो डिस्टोपिया है उसमें भी सोच रहा हूँ। सो वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि इंसान का माजी, हाल और मुस्तकबिल आपस में कैसे मुंसलिक हैं। और सो आई वुड टेंड टू थिंक कि वो एक लिहाज से मेन स्ट्रीम लिटरेरी फिक्शन है, लेकिन वो स्पेकुलेटिव फिक्शन भी कहलाई जा सकती है। जो मेरा उर्दू का नावल है गरूब शहर का वक्त, उसमें बाकायदा एक किरदार है जो माफौकुल फितरत दुनिया से है, और उसके बारे में मैंने जान के इबाम रखा है ताकि लोग स्पेकुलेट करें कि वो क्या है। थोड़ा सा मैजिकल रियलिज्म का एलिमेंट मेरे पहले नावल में भी था। मैंने कभी इसको कोई कमतर जॉनरा नहीं समझा। उसकी वजह यह है कि सम ऑफ द बेस्ट वर्क विच हैज़ इंस्पायर्ड मी ओवर द इयर्स, चाहे वो एल्डस हक्सले है या जी वेल्स है या वो जॉर्ज ऑवेल है या ऐसे कैजमॉफ है या आर्थर सी क्लार्क है, और अब तो इतनी पेचीदा और दिलचस्प हो गई है साइंस फिक्शन, जो जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, जैसे हम क्वांटम थ्योरी के बारे में जानते हैं और चीज़ों के। मैंने बहुत से साइंसदानों के इंटरव्यू देखे हैं जो बचपन में साइंस फिक्शन पढ़ते थे। इसका मतलब ये है कि उसने उनकी इमेजिनेशन को फायर किया और वो आगे गए। पहली बात तो ये कि सलाम अवार्ड वालों का बहुत शुक्रिया, और ये बड़ा अच्छा आपने स्टेप लिया है कि स्पेकुलेटिव फिक्शन और इमेजिनेशन वाली चीज़ को आगे लेके चलें, लिखने के अमल को, और ख़ास तौर पे उर्दू में। आखिरी किताब जिसका मैं जिक्र करूं, और भी बहुत जेहन में आएंगी, वो एक हमीद साहब की सीरियल थी, मौत का ताक़ुब, जो टाइम ट्रैवल के बारे में थी। उसमें अंबर, नाग, मारिया 3 किरदार थे। तो अगर हम कुरेदना और खोजना शुरू करें, और आजकल मैं एक नए प्रोजेक्ट से मुंसलिक हूँ जिसमें हम बच्चों की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं बहुत सी, के दोबारा से उनकी इशाअत नौ हो, और ज़ुबान का ये जो सिलसिला है जिसका हमारी तहजीब और शनाख्त से बहुत गहरा ताल्लुक है, तो मेरा ये ख्याल है कि एक ज़ख़ीरा आपको मिलेगा। हो सकता है हार्ड साइंस फिक्शन ना मिले, क्योंकि जिस माशरे में साइंस पे काम ना हो रहा हो और साइंसी तहकीक ना हो, तो फिर होता ही है कि आप टर्मिनोलॉजी डेवलप नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, आप फिर भी उर्दू में साइंसी कहानियाँ लिख सकते हैं, और जो ख़ास तकनीकी टर्म्स हैं आप वो अंग्रेज़ी की यूज़ कर लें, उसमें कोई किसी किस्म की कोई मसला नहीं है उसमें। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि क्या हमारे यहाँ ऐसे नौजवान या और राइटर्स, लिखने वाले हैं जो कि उर्दू में इस स्पेकुलेटिव फिक्शन के ज़ुमरे में हमसे अच्छी अच्छी कहानियाँ अगर वो लेके आएँ, तो ये बड़ी खुशाइंद बात होगी।
तो सामा ने बड़ी गहरी बात की कि स्पेकुलेटिव फिक्शन जो है वो सिर्फ फिक्शन तक महदूद नहीं है। हमें आम जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए ही कुछ फिक्शन इजाद करनी पड़ती है। सो इसका ताल्लुक सर्वाइवल से भी है, और ये शायद हमारी फितरत है कि हम किसी भी चीज़ को सर्वाइव करने से उसकी जो तल्ख हकीकत है उससे किसी ना किसी तरीके से एस्केप ढूंढते हैं। जहाँ तक मेरी पर्सनल जर्नी का ताल्लुक है, तो सच बात यह है कि कुछ साल पहले तक मुझे साइंस फिक्शन और स्पेकुलेटिव फिक्शन वगैरह और फैंटेसी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मेरी क्रिएटिव प्रैक्टिस का ये एक डिसिप्लिन है कि मैं हमेशा अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर पुश करती रहती हूँ। तो उसी सिलसिले में मैंने फिर इरादा किया कि ये जो स्पेकुलेटिव फिक्शन है इसके जॉनरा में भी मैंने पढ़ना है। तो वहाँ से मेरा जर्नी का आगाज हुआ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज ये कंपटीशन इस वक्त स्पेकुलेटिव फिक्शन का है उन लोगों के लिए जो उर्दू में लिखते हैं, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि उनका मुताला सिर्फ उर्दू की स्पेकुलेटिव फिक्शन में होना चाहिए। ये काफ़ी खतरनाक बात है। अगर आप एक ही ज़ुबान के अदब को पढ़ते रहेंगे तो आपकी राइटिंग में सूनर और लेटर क्लीशेज और ट्रोप्स आते जाएंगे। मेरा ख्याल से कि आजकल ख़ास तौर पे इतना एक्साइटिंग दौर है जब ट्रांसलेटेड लिटरेचर उस तरीके से अवेलेबल है जब पहले नहीं होता था। तो हमारे पास इतने नए ममालिक, इतने नए रीजन्स, इतनी नई सकाफतों तक हमारी एक्सेस है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं। एंड आई वुड जस्ट से टू ऑल पार्टिसिपेंट्स कि जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें इन रीडिंग और राइटिंग स्पेकुलेटिव फिक्शन, या अगर आपकी स्टार्ट हो चुकी है और उस पर आप किसी भी फेज पे हैं, तो बिकम अ रीडर ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। और अगर आप सिर्फ एक ज़ुबान बोलते हैं, अगर आपके पास 2-3 ज़ुबानों का एक्सेस नहीं है, तो ट्रांसलेटेड लिटरेचर के ज़रिए आप बहुत सी और लैंग्वेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारा कुछ हमारे तक किताब के ज़रिए आए, लिटरेचर के ज़रिए आए। मीडियम्स इतने ज़्यादा हैं। there are podcasts, there's theater, there's Netflix है। तो अब इतना कुछ है ज़िंदगी में, उस सारी चीज़ को बगैर किसी लिमिटेशन के, बगैर किसी तफरीक के हमें इंटेलिजेंटली और कॉन्शियसली कंज्यूम करना चाहिए। सो या मैं सिर्फ, आई एम सॉरी, मैं आउट ऑफ टर्न, बट मैं नाइमा से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ तीनों बातों पे। एक तो प्लूरैलिटी ऑफ लैंग्वेजेस बहुत ज़रूरी है। हमें ये फ़ायदा है कि हम जिस खत्ते में हैं अमूमन 2, 3, 4 ज़ुबानों तक हमारी दस्तरस है। हम बजाय उसको डिवाइसिव एलिमेंट बनाने के उन ज़बानों से सबसे उनको एम्ब्रेस करें। चूँकि मेरा ये ख्याल है कि इंसान का जहन मल्टीलिंगुअल होने की वजह से एक और तरीके से काम करता है और उसके एक्सप्रेशन में मज़ीद रिचनेस आती है। दूसरी बात, आप बाकी दुनिया का लिटरेचर पढ़े बगैर लिख ही नहीं सकते अच्छा, क्योंकि इतने अंदाज हैं लिखने के। अफ्रीका के लिटरेचर की एक अपना मूड है, और साउथ अमेरिका, और फिर साइंस फिक्शन और स्पेकुलेटिव में ख़ास तौर पे पिछले 30-40 साल में इतना कुछ लिखा गया है और इतने ट्रेंड्स हैं। मसलन अब सम ऑफ द लीडिंग साइंस फिक्शन राइटर्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना। तो वो कैसे हार्ड साइंस फिक्शन लिखते हैं, बहुत दिलचस्प है। साइंस फिक्शन भी चेंज हुई है 30-40 साल में। तो ये दूसरी बात भी बहुत अहम है। और तीसरी बात भी बिल्कुल, कि सिनेमा का खास तौर पे जो जॉनरा है ना, उसके अंदर बहुत साइंस फिक्शन और फैंटेसी में क्लासिक्स हैं। आप स्टैनली कुब्रिक की फिल्में देखिए, स्पेस ओडिसी 2001 आप देखिए। तो मेरे लिए इंक्रीजिंगली फिक्शन लिखते हुए भी और पढ़ते हुए भी द एलिमेंट ऑफ द विजुअल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में विजुअल और जो वर्बल का जो आपस में रिश्ता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे किताबों के कवर और उनका इनसाइड आर्ट जो है ना, वो भी इवोकेटिव हो, क्योंकि मेरा जहन रिस्पॉन्ड करता है, मेरे ख्याल में रीडर का भी करता है। तो मेरे ख्याल में फिल्म, आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर, ये चारों बड़े कमाल के सोर्सेज हैं जिनको हम स्पेकुलेटिव फिक्शन लिखने वालों को एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये सब स्टिमुलेंट्स हैं आपके जहन के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और जिस तरफ ये गुफ्तगू का रुख हो चला है वो बिल्कुल मेरे दूसरे सवाल से वाबस्ता है। मैं इसी की तरफ आ रही थी, क्योंकि अदब की जो बात है वो ज़ुबान की बात के बिना अधूरी है। और ज़ुबान का खुद बहैसियत तख़य्युल से और तसव्वुर से बहुत गहरा जो है वो ताल्लुक है। और जैसा कि आपने कहा कि आप जितनी ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हैं उतना ही ज़्यादा आपका तसव्वुर उतना ज़्यादा वसी होता है, उतना गहरा होता है। लेकिन उस लिहाज से बाज़ लोगों का ये भी कहना होता है कि हमारी कुछ कहानियाँ हैं या कुछ लिटरेरी ट्रोप्स हैं वो खुद ज़ुबान से वाबस्ता हो जाया करते हैं। जैसे अक्सर हमारे आजकल के जो नौजवान हैं उनकी क्योंकि आशनाई
अंग्रेजी जो आपका अदब है, फिर वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज हो, वो फिल्में हो, वो कहानियां हो, क्योंकि उससे उनकी वाबस्तगी ज्यादा है, तो समटाइम्स दे इमेजिन कि वो लिटरेरी ट्रोप भी जो है वो अंग्रेजी तक ही या तो महदूद रह जाता है या उसकी शनाख्त ही अंग्रेजी बन जाती है, कि जैसे आपने कहा कि साइंस फिक्शन के लिए उर्दू में शायद आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, तो इसीलिए लिखने वाले जो है उर्दू में साइंस फिक्शन शायद लिखने से भी जो है वो कतराते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि लिखने का जो जो लिटरेरी ट्रोप जिसे कहा जाता है या मंजर कशी जिसे कहा जाता है, क्या वो जुबान तक महदूद रह सकती है? क्योंकि आप मुतरज्जिम भी हैं, तो इसका आप एक शायद हमें बेहतर जो है जवाब जो है वो दे सकें कि कहानी की जो नौइयत है उसका दारोमदार जुबान पर कितना मबनी है और वो कितना उसके अंदर महदूद रह सकता है जैसे आजकल लोग समझते हैं। अ, अ, मैं समझती हूँ। आप क्या मुझसे जी मुखातिब जी, हैं? नहीं नहीं, प्लीज आप बोलिए, प्लीज आप बोलिए। प्लीज जी। मैं ये समझती हूँ कि उर्दू ज़बान में बहुत वसअत है और उसमें हर तरह के बयानिए, हर तरह के पैराए को बयान किया जा सकता है। और ये कहना कि साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसका उर्दू में बहुत कम मिलता है, ये मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि ऐसा सही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कि उर्दू में भी हमारी रिवायतें कितनी पुरानी हैं, 19वीं सदी से पहले की हैं, और अरबी और फारसी से जो उसमें इन्फ्लुएंस आया है, तो अंग्रेजी का तो बहुत बाद में फिर हमारे मुल्क में उसका हुआ। तो आजकल के बच्चों को अलबत्ता, हाँ, मैं आपकी बात से, आप दोनों की बात से मुत्तफिक हूँ कि बच्चों को, नौजवानों को ये लगता है कि शायद वो उर्दू में उनके लिए लिखना मुश्किल है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि नौजवान जो, अगर वो बहुत पढ़ते हैं, उनको जैसा कि उसामा साहब ने और नाइमा ने कहा कि आपको दूसरी ज़बानों का भी अदब और हर जॉनरे का पढ़ना बहुत, उससे आपकी बहुत नॉलेज बढ़ती है, वोकैबलरी बढ़ती है। फिर आप अपनी ज़बान में तलाश करते हैं कि इस आइडिए, इस ख्याल को हम अपनी ज़बान में कैसे कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी नौजवान हैं वो पढ़ें। और दूसरा, मैं ये समझती हूँ कि जो आपने विजुअल का तस्करा किया है, उसामा साहब और नाइमा ने भी, वो भी उनके लिए बहुत मुफीद हो सकता है, क्योंकि उसके ज़रिए अगर आप फिल्म्स देखें या टीवी सीरीज़ वगैरह साइंस फिक्शन की देखें, तो उनका जो इम्पैक्ट होता है, और मैं समझती हूँ कि नौजवानों पे जो हो सकता है, वो काफ़ी मतलब गहरा हो सकता है, और उससे भी वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे ये एशिया में जो, जैसे चाइना या साउथ कोरिया की मैंने 2-3 साइंस फिक्शन फिल्में देखी, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फिल्माई थी, और कहानी भी बहुत अच्छी थी, जिसमें इंसान का किरदार और दूसरी दुनिया के जो मनाजिर हैं, और वहाँ पे जाके इंसान क्या फील करता है, क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि नौजवानों का सिर्फ शायद ये है कि वो पढ़ने की तरफ इतने माइल नहीं होते हैं। लेकिन मेरा ये भी ख्याल है कि हर ज़माने में, हर पीरियड में पढ़ने वालों की भी तादाद उतनी ही रहती है। ये और बात है कि अगर हमारे मुल्क में क्रिटिकल मास शायद बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं बन पाया है, कि जो सिर्फ रीडिंग करते हों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाली नस्ल भी इसकी अहमियत को समझेगी, और यकीनन वो पढ़ेगी, और अपनी तख्लीक़ात भी वो तहरीर की सूरत में लेकर सामने आएगी। बिल्कुल। नाइमा, आप अगर इस पे। जी, मैं समझती हूँ कि अगर आप मुख्तलिफ सकाफ़तों, मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ ज़बानों के अदब से एक्सपोज़्ड हैं, तो आपके काम में वो बोरियत, वो थके हुए ट्रोप्स आ ही नहीं सकते। और मैं बहुत कायल हूँ हाइब्रिडिटी की। देखिए, अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, एक राइटर हैं हमाद रिंद के नाम से। वो हैं ऑफ बलोच ओरिजिन, वो रहते वेल्स में हैं। उन्होंने नॉवल लिखा है द फोर दरवेशेस, जिसकी शायद वो ट्रांसलेशन तर्जुमे के मराहिल में है। वो जो नॉवल है वो लिखा उन्होंने इंग्लिश में है, लेकिन वो दास्तान
का जो ट्रेडिशन है हम्म। एक बड़ी प्लेफुल टेक है। इसी तरह एक और नॉवल है स्पेकुलेटिव साइंस फिक्शन का, जिसका नाम है सेक्टर विद अ के, सेक्टर 47, और सैडली द लेट ऑथर एन जहांगीर। वो जो नॉवल है दैट इज अबाउट स्पेस कॉन्क्वेस्ट, मगर उसमें जो कॉन्करर्स हैं उनकी एथनिसिटी इज नॉट वाइट। सो दीज आर ग्रेट एग्जाम्पल्स के अगर आप जिस तरह हमारे यंगस्टर्स फर्क मीडिया में नॉलेज, इंसाइट्स, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं, फर्क जुबानों में फ्लुएंट है, तो उनसे जो काम निकलेगा, जो वो काम प्रोड्यूस करेंगे, वो बहुत ही मजेदार, बहुत ही हाइब्रिड होएगा। एंड आई डोंट थिंक हम प्रिडिक्ट या इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी फॉर्म्स क्या होंगी, बिकॉज अच्छी तख्लीक हमेशा आपको सरप्राइज करती है। तो आई फील कि अगर आपका एक्सपोजर जो है वो एक डिसिप्लिन के साथ, ना किसी जुबान का पाबंद है, ना किसी जॉनरा का पाबंद है, ना किसी मीडियम का पाबंद है, तो आपकी क्रिएटिविटी में ये डायमेंशन, ये रोबस्टनेस, ये हेल्थ नजर आएगी। सामा, आपकी तरफ से। जी, असल में बहुत सारी इतनी दिलचस्प और अच्छी बातें हो रही हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि किससे देखें। बात को आगे लेके चलूँ। मैं मुत्तफिक हूँ अपने बाकी मौजूद शुरका जो भी वो बातें कह रहे हैं। ज़ुबान जो है ना, पहली बात तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि उर्दू में बहुत वसअत है। 80 की दिहाई में एक बड़ा हमारे यहाँ बहुत तर्जमे होते थे। ज़ोया अंसारी साहब और दूसरे लोग रूस गए, उन्होंने रूसी ज़ुबान सीखी। मैंने वो कहानियाँ अंग्रेज़ी तर्जमे भी पढ़े हैं और मैंने उर्दू तर्जमे भी पढ़े हैं, और यकीन मानिए कई जगह मुझे उर्दू तर्जमा बेहतर लगा। इसी तरह हॉरर, जो कि स्पेकुलेटिव फिक्शन की एक आगे शाख है, उसमें मकबूल जहांगीर साहब के कुछ तर्जमे हैं ब्राम स्टोकर की कहानियों के, जो ब्राम स्टोकर से बेहतर हैं। शायद उसकी वजह यह है कि जो हमारी अपनी मादरी या अपनी लोकल ज़ुबान होती है, उसमें कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो आपकी नफ्सियात पे ज़्यादा गहरा असर करते हैं। उसमें रोमांस भी है, उसमें खौफ भी है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो मैं तो बहुत बड़ा एक शायक हूँ उर्दू में हॉरर लिटरेचर का, जो कि ओवर द ईयर्स लिखा गया या तर्जुमा हुआ। खालिदा हुसैन साहिबा की कुछ किताबें हैं जिनका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उसमें जिसको वेयर्ड लिटरेचर कहते हैं, वो उन्होंने देखे ना, एक और डिक्शन, उन्होंने एक और तरीका बना लिया। लेकिन ये हो नहीं पाएगा जब तक कि ग्लोबल लिटरेचर ना पढ़ा जाए। आप ये देखिए कि हमारी 80 की दिहाई में जो सबसे लीडिंग आपके शुरा थे उर्दू के, दे वर ऑल मल्टीलिंगुअल एंड दे वर ऑल कॉस्मोपॉलिटन, राइट। फैज साहब को पता था कि नेरूदा क्या लिख रहा है, और महमूद दरवेश क्या लिख रहा है, और नाजिम हिकमत क्या लिख रहा है। नून मीम राशिद की शायरी देखिए, उसके अंदर जो मेटाफर है वो आ ही नहीं सकता जब तक कि आपने ग्लोबल लिटरेचर ना पढ़ा हो। आप मजीद अमजद को देखिए, जो कॉस्मोलॉजी का बाकायदा मुतालिया बाकायदगी से करते थे। इकबाल पे चले जाइए पीछे, जिन्होंने जर्मन फिलॉसफी पढ़ी हुई थी सारी, तो उनकी मतलब शायरी में जा बजा वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन भी है और ईस्टर्न भी है। तो बड़ा काम लिखने के लिए दिमाग को वसअत देनी पड़ती है। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है कि लोग किताब पढ़ने की तरफ माइल नहीं है, ये बात दुरुस्त है, और हमने बड़ी सिस्टमैटिकली कागज़ महंगा करके, पब्लिशर्स का किताबों को नुमाया ना करके, और हमारे कल्चर के अंदर राइटर और राइटिंग को प्राइमेसी से नीचे लाने का जो सारा अमल था, उसकी वजह से हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद भी नज़र आती है। आप देखिए, आज से 10 साल पहले एक भी लिटरेरी फेस्टिवल नहीं था, 15 हैं। लाहौर में अब सीज़न शुरू हो रहा है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ हर दूसरे दिन, चौथे दिन किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लिटरेरी सोसाइटी या अंग्रेज़ी या उर्दू का डिपार्टमेंट कोई ना कोई तकरीब कर रहा है। 4 तो लिटरेरी फेस्टिवल लाहौर में होते हैं। अगर किताब थोड़ी खूबसूरत छपे, थोड़ी सी अफोर्डेबल हो, इस तरह जैसे ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर गुफ्तगू हो, और बच्चों को पता चले कि लिखना क्यों अहम है बल्कि नागुज़ीर है, और जिसको कहते हैं ना कि उसको दोबारा कूल बनाया जाए। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो जो ये शायर और बड़े राइटर थे, ये सेलिब्रिटी फिगर्स थे। हम मतलब दिस इज समथिंग यू एस्पायर टू। नोबडी स्पोक अबाउट हाउ मच मनी यू गोइंग टू मेक, बट दिस वॉज इम्पॉर्टेंट हाउ वेल रेड यू आर। कॉलेज में गुफ्तगू भी ऐसा नहीं है कि अब ऐसा नहीं है। मैं बड़े जहीन बच्चों से मिलता हूँ, कल परसों भी मिल के आया हूँ। सो आई थिंक वही है बात, ज़रा नम हो तो ये मट्टी। हमें ये प्रोसेस जारी रखना चाहिए। आप ये देखिए, 2 या 3 पब्लिशर पाकिस्तान में जो ज़रा मोहब्बत से किताबें छाप रहे हैं, वो पैसे भी खूब कमा रहे हैं। सो द बिजनेस मॉडल इज़ देयर। मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ। मेरा ख्याल में रीडरशिप, ये 25 करोड़ का मुल्क है, 0.01% भी अगर किताबें खरीदने शुरू हो जाएं
you'll have a very robust industry, and I think that's a very doable thing. It can happen. जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने अभी पब्लिशिंग हाउसेस का जो है वो जिक्र किया, मैं उसी की तरफ जो है आप सबका क्या कहते हैं तवज्जो मैं करना चाह रही थी। तो यूं तो अमूमन पाकिस्तान में पब्लिशिंग हाउसेस पे चर्चा कम ही होता है, लेकिन क्योंकि आप तीनों का जो है माशाल्लाह से अदबी सफ़र जो है वो काफ़ी मकबूल रहा है, तो मैं चाह रही थी कि अगर आप हमारे शिरका के लिए इस पूरे निज़ाम पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। क्योंकि बाहर के ममालिक में अमूमन कुछ आपको समझ में आ जाता है कि अगर आपने नॉवेल ख़त्म कर ली है तो आप एक एजेंट की तलाश में जाते हैं, फिर वो उसका आगे एक पूरा प्रोसेस होता है कि वो पब्लिकेशन हाउसेस की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में इसका क्या तसलसल है? अगर किसी नौजवान ने कहिए कि एक मजमुआ तैयार किया है अफसानों का या एक नॉवेल ख़त्म कर लिया है और वो इसे शाया करना चाहता है, तो उस सफ़र का आगाज़ कहाँ से? तो अ, आप में जैसे चाहें आप। जीनत जीनत साहिबा पहले अगर हमें कि, रहनुमाई करें। मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि एक तो इंटरनेट में बहुत सारी मालूमात होती है। एक तो जितने भी पब्लिशर हैं, आप जिस शहर में हैं तो आप उन पब्लिशर्स को पहले देखें। और उससे पहले ये भी हो सकता है कि आपने अगर किसी को वो मैन्युस्क्रिप्ट किसी को दिखा दिया है, एडिटिंग करवा लिए, राय ले ली है, और या आपके पास है कि हाँ ये इसको छपना चाहिए, तो आप पाकिस्तान में, मैं समझती हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन अगर आप इन पर्सन अगर आप जाके किसी पब्लिशर से मिलें और उनसे अ, उनको बताएं कि मैंने ये लिखा है, आप इसे कंसिडर करें। क्योंकि मैं नहीं समझती कि हमारे जो पब्लिशर हैं वो ईमेल वगैरह पे अभी तक आए हैं, जहाँ तक मैं कह सकती हूँ। तो और ऐसा नहीं है, क्योंकि पब्लिशर भी चाहते हैं कि उनके पास अच्छे मैन्युस्क्रिप्ट आए। वो खुद भी तलाश में होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ आए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा किताबें उनकी बिकें। तो इसमें बस ये है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी और फिर वो अपने कोशिश तो उनको काफ़ी करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में, जो बिल्कुल नए लिखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट का बदकिस्मती से अभी तक पाकिस्तान में ये कल्चर सा राइज है। आपका क्या ख्याल है नाइमा और उसामा सर? नाइमा आप बताइए। जीनत, आई वुड ऐड टू दिस कि सबसे पहले तो ये वो जमाना नहीं रहा कि अगर आप पाकिस्तान में लिख रहे हैं तो जरूरी है कि आप पाकिस्तान में पब्लिशर ढूंढें। हमारे सामने बहुत एग्जांपल्स हैं। अब वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री का तो कोई माने ही नहीं रहा ना इंटरनेट के साथ। इतने जो लिखने वाले हैं उनकी स्टोरीज मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में, मैन्युस्क्रिप्ट की शक्ल में आने से पहले वो बाहर के लिटरेरी मैगजीन्स में पब्लिश हो चुकी होती हैं। और ये मेरा ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है। आपको अपना काम जो है वो अच्छे एडिटर्स को फीडबैक के लिए देना चाहिए है। आपकी जितनी पब्लिशिंग हिस्ट्री स्ट्रांग होगी उतना ही एक पब्लिशर के लिए आपके पूरे मैन्युस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करना आसान होएगा, बिकॉज इट विल मेक बिजनेस सेंस फॉर देम। सो ये सारी जो बातें हम सुनते हैं कि जी ज़रूरी है कि एजेंट हो, ये एक ख़ास प्रोसेस है। मैंने भी ऑब्वियसली जब मैंने सफ़र स्टार्ट किया था 7-8 साल पहले, तो मैंने भी ये सुना था कि अच्छा जी पहले एजेंट आपने ढूंढना है। मगर मेरी 4 किताबें आ चुकी हैं, 3 और पाइपलाइन में है। मेरे पास अभी तक एजेंट नहीं है। तो और उसके अलावा मैंने ये भी सुना था कि जी कोई रिजेक्शन के मरहले होते हैं कि आप पता नहीं कितनी रिजेक्शंस हो। वो मेरे साथ हुआ है कुछ कहानियों के साथ, मगर मैंने ये भी देखा था कि जो पहली किताब थी उसका मैंने चुप करके एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया था और उसके बाद एक फ़ोन किया था और वो एक्सेप्ट हो गई थी। माय पॉइंट इज़ कि जो ज़ीनत कह रही हैं, पब्लिशर्स हमेशा तलाश में होते हैं अच्छे क्वालिटी के मैन्युस्क्रिप्ट्स के। सो आई वुड से कि जो भी कोई सुन रहा है और जो समझना चाह रहा है कि मरहला क्या है, सबसे पहला जो मरहला है वो ये है कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट बिल्कुल टॉप नॉच होना चाहिए। उसकी एडिटिंग वगैरह, उसके पीछे जो इंटेलेक्चुअल साउंडनेस है, वो सारा कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर वो होएगा तो सूनर और लेटर वो एक्सेप्ट होएगा। और एक और भी बात है जो मैंने देखा है अपने तजर्बे में, वो ये है कि आपकी रेपुटेशन से बहुत से प्रोजेक्ट्स आप तक खुद आते हैं। जरूरी नहीं होता कि आप हर बार जाके ढूंढें। और ये जो रेपुटेशन बिल्डिंग का जो पावर है, this is, I mean, I don't know what my colleagues Osama will say, मगर
मेरे पर्सनल तजर्बे में तो यही रहा है कि एक प्रोजेक्ट मैंने दिया था, उसके बाद 2-3 प्रोजेक्ट्स मुझ तक आए। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको ही लेबर करना पड़ता है जाने का, ढूंढने का, खोज करने का। आप तक भी बहुत कुछ आ सकता है। मैं सिर्फ एक बात का इजाफा करना चाहूंगी कि मैंने जो कुछ कहा वो उर्दू पब्लिशिंग के बारे में हम्म, कहा, हम्म, क्योंकि आप हम्म, इंग्लिश पब्लिशिंग के लिए तो आप कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हैं, हम्म, लेकिन हम्म। उर्दू का मुझे नहीं पता कि इंडिया के कुछ पब्लिशर्स हैं वो शायद उर्दू में कुछ छापते हो, लेकिन उर्दू के लिए आपको यहीं पे पब्लिशर से रुजू करना पड़ेगा। हाँ, मेरे जहन से जी। हम्म। ये बात सही है कि उर्दू और अंग्रेज़ी की ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी फ़र्क है। उर्दू में हिस्टोरिकली, और प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, और अब भी एक हद तक ये है कि रिसालों में अफसाने या नज़में छापने का बड़ा रिवाज रहा है। हल्का अरबाब ज़ौक़ भी है, और भी कई हल्के हैं, वहाँ पे लोग जाके चीज़ पेश करते थे। फिर उसमें थोड़ा गिरोहबंदी का एलिमेंट भी आ जाता था कि एक राइटर का एक अपना ग्रुप है तो एक दूसरे का है, लेकिन मुकामी तौर पे कस्बों में, छोटे शहरों में भी अदबी महफिलें, मुशायरे, ये वो जगह हैं जहाँ आप अपने आप को नुमायां कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक लिहाज से, आजकल का लफ्ज़ है जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन बहरहाल, आप नेटवर्क कर सकते हैं। आपका काम सामने आएगा लोगों के, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आदमी पार्टिजान होके सिर्फ अपने चेले भर्ती करना चाहता है। अच्छा काम पहचानने वाले और उसकी हौसला अफजाई करने वाले लोग भी माशरे में मौजूद हैं। और हमें मालूम है कि तारीखी तौर पे कई बड़े जो हमारे राइटर्स थे, उनकी वजह से कई और अच्छे राइटर्स की नशो नुमा और तरबियत हुई। तो अपने, अगर आप यंग राइटर हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अभी आप हैं, पहले तो जल्दी ना करें। आपको फौरन जल्दी छापने की नहीं होनी चाहिए। पहले लिखना सीखें। पहले तो बहुत ज़्यादा पढ़ें, मुशाहिदा सीखें, लिखें, तो अपनी मश्क करें। ये सारा प्रैक्टिस का काम है। बड़े बड़े राइटर्स सारी ज़िंदगी जो है बड़ी मुशक्क़त से हर नई किताब पे काम करते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि आपने एक महीना, आप पे बड़ी इंस्पिरेशन आई जून के महीने में, गर्मियों में, और आपने एक शोरा आफाक नावल जो था ना वो तैयार कर दिया। बड़ा कम होता है। शायद कभी हुआ हो हिस्ट्री में। स्टीफन क्रेन के बारे में कहते हैं, या 4-6 लोग और होंगे। और अगर अल्लामा इकबाल पे कुछ शायरी जो थी वो उतरती थी तो वो अल्लामा इकबाल पे उतरती थी, बाकियों को मेहनत करनी पड़ती है। सो एक तो ये तरीका है रिसालों का, मुशायरों का, अदबी हलकों का, यूनिवर्सिटी की जो लिटरेरी सोसाइटीज़ हैं उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें, आपको पेयर फीडबैक मिले। और अगर कोई उस्ताद आपको या ज़्यादा मशाक किस्म का राइटर मिलता है तो उससे आप रिक्वेस्ट करें कि जी मेरा नुस्खा आप ज़रा देख लें। अच्छा, उसके बाद पब्लिशर्स का भी ये है कि अच्छी चीज़, जैसे नाइमा ने कहा, उसकी तलाश में लोग होते हैं, चूँकि उन्होंने पैसे भी कमाने होते हैं और उन्होंने अपनी लिस्ट भी डेवलप करनी होती है। तो मैंने पिछले दिनों में, मैं कई नाम ले सकता हूँ रिलेटिवली, जो कि ऐसे राइटर्स जिनका नाम लोगों को नहीं पता था, उनकी किताबें सामने आईं, वो चीज़ें अच्छी थीं, वो छपीं, वो बिक रही हैं, उनको फेस्टिवल पे भी बुलाया जा रहा है। तो आपको एतमाद होना चाहिए अपने काम पे, और आप ज़रा उस पर मेहनत करें। एडिटर की बड़ी कमी है उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी, पाकिस्तान में। तो अगर कोई शख्स मिलता है जो आपको एडिटिंग कर सकता है, एक तो सिर्फ पंक्चुएशन है ना, अच्छा एडिटर तो ये भी बताता है ना कि ये कहानी किस रुख पे जा रही है और इसमें झोल आ गया है या इसको कैसे बेहतर करना है। हमें पाकिस्तान में ये एबिलिटी वाले लोग भी डेवलप करने पड़ेंगे। कुछ हैं लेकिन बहुत कम हैं। आप ये देखिए ना कि अभी जो मैंने तश्कील नौ की अपने उर्दू के नावल की अंग्रेज़ी में, तो मैं अपनी पुरानी पेंगुइन की टीम के पास गया, और चूंकि जिन्होंने स्नफिंग आउट द मून को एडिट किया था, मैंने उसको एडिट करने के लिए, चूंकि और मेरा किसी से रब्ता नहीं हो पाया, तो आर्ट भी उन्होंने डेवलप किया। दोस्त बन गए थे मेरे वो। और वो अब पेंगुइन के साथ नहीं है, लेकिन मेरी एडिटर भी तब पेंगुइन में थी और मेरी आर्ट डिज़ाइनर भी तब वहीं थी। तो ये यहाँ ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए। अच्छा, अंग्रेज़ी में नायबा ने जैसे कहा कि द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। आपने चीज़ अगर अच्छी बनाई है, तो अब तो इतनी वेबसाइट्स हैं और इंटरनेट के ज़माने में जो आपको गाइड करती हैं। मैं खुद नहीं कर पाया, हालांकि मेरी एक किताब कैम्ब्रिज से छपी है, एक पेंगुइन इंडिया से छपी थी, और मेरे दोनों नावलों का फ्रांसीसी तर्जुमा हो रहा है। जैसा नाइमा ने कहा कि ये आखिरी वाले केस में उन्होंने मुझे अप्रोच किया, फ्रेंच पब्लिशर अप्रोच मी। तो आपने अगर कोई चीज़ मुनासिब पेश कर दी है दुनिया को और 4 लोग पढ़ने वाले हैं और आपकी रेपुटेशन बड़ी मेहनत से बनती है, तो आपके पास भी लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं खुद अभी इंग्लिस्तान अमेरिका की तरफ तवज्जो इसलिए नहीं दे पाया कि वो एजेंट वाला मामला, बहरहाल आपको अच्छा एजेंट अगर मिल जाए, मेरा तजर्बा ये है कि वो फिर, चूंकि एक लिमिटेड लिस्ट होती है ना हर साल जो ये फिक्शन छापता है कोई बड़ा पब्लिशिंग हाउस, बड़ा कंपटीशन भी है। तो मैं चूंकि कानूनदान हूँ और पॉलिसी का काम करता हूँ, वो मेरा इतना वक्त ले लेता है कि मैं किताब लिख के बस इतना ही कर सकता हूँ कि किताब लिख लूँ। और उसके बाद वो आगे की तलाश वाला सिलसिला मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है
मैंने पब्लिशिंग के प्रोसेस के बारे में सारी चीज़ें खुद सीखी हैं, और मार्केटिंग कैसे करनी है और किस तरह अप्रोचेबल होना है रीडर्स को, किस तरह से खुद अपने आप को प्रोजेक्ट और अपने काम को करना है, तकरीबात पे जाना है, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। अगर कोई राइटर जो है वो गोशाए तन्हाई में छुपा बैठा हो और फिर कहे कि दुनिया मुझे नहीं पहचान रही, तो उसमें उसका भी कसूर है। आपको, अगर आप अप्रोचेबल हैं, आप अपने क़ारीन से रब्ता रखते हैं इंटरनेट के ज़माने में, उनके सवालों के जवाब देते हैं, तो आपकी बतदरीज आप देखिएगा कि रीडरशिप और फॉलोइंग बढ़ती जाती है। वैसे भी ये करना चाहिए मेरा ख्याल में। अगर आपका मिशन एक किताब बेचने या अपने नाम को नुमाया करने की बजाय माशरे में इल्मी अदबी गुफ्तगू को उजागर करना है और उसको तकवीत देनी है, तो फिर तो हमारा एक लिहाज से रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रिविलेज है कि हम पढ़ने वालों के साथ गुफ्तगू जारी रखें और उनको इंस्पायर करें और उनको गाइड करें कि देखें मेरी किताब नहीं, ये 25 और अच्छी किताबें हैं, ये भी पढ़ो। सो मेरे ख्याल में इस तरह से काम आगे चलता है। जी बिल्कुल। मैं अभी हमारी नाज़रीन के कुछ सवाल हैं, मैं वो भी इसमें शामिल करना चाहूँगी। और मेरी दरख्वास्त है सबसे कि अगर आप खुद अब हम कलाम होना चाहते हैं हमारे जूरी मेंबर से, तो प्लीज़ अपना बस हाथ खड़ा कर दीजिएगा, हम आपको शामिल कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ चैट में लिख कर भेजिए। तो मैं पहले ये अब्दुल कबीर कुरैशी का एक सवाल है कि एज समवन हु ग्रू अप रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश बट इज फेयरली प्रोफिशिएंट इन उर्दू एज वेल, is it possible to be an above average writer in both languages? Any tips for being a good bilingual writer? जी मैं समझती हूँ बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, लेकिन आपको उर्दू में बहुत पढ़ना पड़ेगा। उर्दू में जो लिटरेचर है या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आप तारीख में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसकी पढ़ें, लिटरेचर में है, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप वो ज़बान सीख सकेंगे। और फिर बेशक आप मतलब दोनों ज़बानों में लिख सकते हैं, मैं समझती हूँ। जी। वैसे भी मेरे ख्याल में पढ़ने से ज़्यादा पुरलुत्फ चीज़ तो मुझे ज़िंदगी में आज तक वैसे ही मैंने एक्सपीरियंस नहीं की। तो अगर कोई राइटर बनना चाह रहा है और उसके लिए पढ़ना भी नागुज़ीर है, तो वो सिर्फ एक मुशक्क़त नहीं है। जब आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, तो आपको चस्का जब लग जाएगा, तो आपका कोई बिल्कुल। दिन गुजरेगा नहीं जिसमें आप किताबों के बारे में नहीं सोच रहे, या आप ये नहीं सोच रहे कि अच्छा अभी मैं इस काम से फारिग हूँ तो 1 घंटा मेरे पास फारिग है तो मैं फ़लानी किताब पढ़ूंगा। मैंने जो अपना उर्दू का नावल लिखा था, मैं वो थोड़ा सा तजर्बा आपसे शेयर कर लूँ कि जाहिर है मेरा करियर ऐसा है कानून का और इस तरह की चीज़ों का कि ज़्यादातर इस पे अंग्रेज़ी ही हावी है। हमारी लीगल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज भी ये वो। तो हम उर्दू से तो दिन रात मुतारिफ थे। मैं 10-11 साल बाहर रहा हूँ, उसके अलावा पाकिस्तान में ही रहा हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं उर्दू में लिख पाऊँगा या नहीं। मैंने जब एक नया नावल लिखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि उस नावल का मिजाज ऐसा है कि उस मिजाज के मुताबिक जो ज़ुबान है वो उर्दू है। और मुझे उर्दू पसंद भी बहुत है, मुझे पंजाबी भी बहुत पसंद है। मैंने आज तक इससे पहले कोई मजमून या कोई नज़्म भी कभी किसी रिसाले में उर्दू में नहीं छापी थी। अब ये तो मैं हरगिज़ नहीं कह सकता कि जो चीज़ मैंने लिखी है वो किसी काबिल है या नहीं। वो तो लोग इसका बताएंगे जैसे वक्त गुजरेगा। लेकिन बहरहाल 550 सफ़े का मैंने उर्दू में वो नावल लिख दिया। लेकिन वो बताऊं क्यों हुआ, जब मैं लिख रहा था तो सबकॉन्शियसली मेरे तहत शऊर से अल्फाज आते चले गए। अब मेरी डिक्शन जो है वो ज़ाहिर है मेरी डिक्शन है, वो आजकल की डिक्शन है, लेकिन उसके अंदर जा बजा आमेज़िश है उर्दू शायरी की, उर्दू दास्तान की और दूसरे अदब की जो उर्दू से है। तो जो बात जीनत साहिबा कह रही है ना, वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मैं इतने साल बाकायदगी से और शौक से उर्दू में किताबें ना पढ़ रहा होता, तो ये कभी मुमकिन नहीं था कि मेरे पास वो ज़ख़ीरा अल्फाज होता, या मैं इडियम को कैप्चर कर पाता, या मैं कोशिश करता कि मेरी नसर जो है उसमें कोई नफासत आए। तो वो तो नागुज़ीर है। अब वो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे घर में था जहाँ ना सिर्फ किताबों का रिवाज था, बल्कि ये बायस नहीं था। अंग्रेज़ी की भी उतनी पढ़ी जाती थी जितनी उर्दू की। और बहुत राइटर्स वहाँ मेरे घर वालों के जो थे ना फेवरेट्स थे, और घर में जब गुफ्तगू होती थी शाम को, अभी भी, तो वो राइटर्स की हो रही है कि जमीला हाशमी ने फलानी किताब में क्या किया, तो कुर्रतुलैन हैदर की क्या ख़ास बात है। तो आई थिंक ज़ुबान से अगर आप रिश्ता जोड़ेंगे, तो तभी आप लिखारी बन सकते हैं। वो रिश्ता और वो मोहब्बत का रिश्ता जोड़े बगैर नामुमकिन है। मैं, जैसे मेरे कलीग्स ने कहा कि आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। जहां तक
ये सवाल है कि क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। और ये भी याद रखिए कि जुबान में महारत, जुबान में फ्लुएंसी एक डायनामिक चीज है। आज आपको लग रहा है कि आप उर्दू में इतने कंफर्टेबल नहीं है, 1 साल के अंदर बिल्कुल काया पलट सकती है। सो जरूर। कीप माइंड। और जैसे उसामा ने कहा, ये आजकल के बहुत से राइटर्स जो हैं वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, जबकि ये जो करियर है इसमें आप डेकेड्स में अपने प्रोजेक्ट्स मेजर करते हैं। और इसकी टाइमलाइन ऐसी है कि ये अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपको सिखा देती है पेशेंस। क्योंकि जब तक किताब का कॉन्सेप्ट आता है तब से लेके पब्लिशिंग तक कई साल गुजर चुके होते हैं। और सही फिर बात। एक बार दुनिया में रिलीज हो जाती है, उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से कोई मैसेज आएगा कि आप, आपकी किताब की किसी पोएम ने किसी पे क्या असर किया। सो इसकी टाइमलाइन बहुत अजीब है, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। हम्म। हम्म। जी। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ आप सबसे। और मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जुबान, जैसे कि नाइमा आपने कहा, इट्स वेरी डायनामिक। और मेरे ख्याल से आप जिस जुबान के साथ जितना ज्यादा वक्त आप गुजारते हैं, उसके हिसाब से आपका तखय्युल भी जो है उस पे भी असर होता है, और आपके तसव्वुर पे भी असर होता है। और फिर वो जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी जुबान का हिस्सा बन जाती है, और उसमें, और बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत वक्त जो है वो चीज़ लेती है। हम खुद ही देखते हैं कि वो जुबान जिसमें हम सबसे ज्यादा जिससे हम सबसे ज्यादा आशनाई रखते हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, हम ख्वाब भी उसी में देखते हैं। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा आपको एक छोटी सी अगर एक किस्सा इससे रेलेवेंट बता दूं कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि लिखने वाले और तर्जुमा करने वाले कितनी मुशक्क़त करते हैं और ये कितना मेहनत का काम है और अकेलेपन का भी है। आज से कई साल पहले मैं जब इंग्लिस्तान में पढ़ रहा था तो मेरी कई दफ़ा वहाँ विक्रम सेठ साहब से मुलाकात हुई। चूँकि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वो वहाँ पे आए और सूटेबल बॉय अभी आई थी और मैंने पढ़ी थी और मुझे अब भी वो किताब बहुत पसंद है। वो टर्न आउट कि हमारा कॉलेज भी एक था, तो मेरी उनसे काफ़ी गपशप हुई। और उस ज़माने में बड़ा इस चीज़ का चर्चा था कि उनकी किताब को 1 मिलियन पाउंड की डाउन पेमेंट मिली। आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली 90s, दैट्स अ बिग अमाउंट। तो मजाक में मैंने उनसे कहा कि ये तो बहुत पैसे आपको मिल गए। तो उन्होंने कहा मुझे कि तुम्हें अंदाज़ा है कि मैंने इस पे वक्त कितना लगाया इस किताब पे? तो क्या 7 साल मैं मुसलसल ये किताब लिख रहा हूँ। ही वॉज डूइंग अ PhD एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन इकोनॉमिक्स। ही लर्न चाइनीज़, चाइनीज़ पोइट्स का उन्होंने तर्जमा किया। फिर वो हिंदुस्तान चले गए, चूँकि उनका मिजाज ये था कि उर्दू सीखी, चूँकि उसमें किरदार ऐसे हैं जो उर्दू बोलते हैं। 1960 की दिहाई की हिंदुस्तान के हर पहलू पे तहकीक की और 7 साल काम किया। तो फिर उसके बाद वो शोरा आफाक चीज़ निकली। तो इतनी लेबर जाती है और आप दुनिया की जितनी बड़ी किताबें देख लें तो ये काम उनके करने वाला है जिनको इस काम से इश्क हो, रिटन वर्ड से इश्क हो, पढ़ने से इश्क हो। और ये तमाम चीज़ फिर आपके लिए ऑडियल नहीं होती, वो जो प्रोसेस होता है ना, उसका एक अपना मज़ा है। ये सिर्फ नहीं कि किताब छप गई और किसी ने आपसे दस्तखत मांग लिए, वो तो चलें, उसका एक बात की बात है जो ग्लोरी है। लेकिन यू हैव टू लव बीइंग अमंग्स्ट बुक्स, talk about books, read books, interpret them, dream about them. This is that kind of a thing. या द क्राफ्ट हैज टू बी प्लेजरेबल, बिकॉज इस चीज Yeah. को ये द पार्ट ऑफ द इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये फिगर आउट करना कि आपने कहानी लिखनी कैसे है। सबसे ज्यादा वक्त तो उसी में ही आपका आपका मेथड भी हर जाता है। किसी का अपना होता है। देखें कि किस वक्त जी। कौन लिखता है। आप राइटर्स के बारे में, हेमिंगवे का एक और तरीकाकार था तो स्टाइनबेक का कुछ और था। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था टू फिगर आउट माई मेथड, बिकॉज वाइल बैलेंसिंग अदर थिंग्स इन दिस एंड दैट नाउ आई डेडिकेट मोर टाइम टू इट। व्हाट वर्क्स फॉर मी, वॉट वर्क्स फॉर यू इज़ वॉट यू नीड टू डिटर्मिन, राइट। ये कोई गोल्डन असूल नहीं है कि रात के आखिरी पहर लिखा जाए या सुबह सुबह अलिय सुबह लिखा जाए या लंच से पहले। you need to figure out what works for you, but what you need is regularity and diligence and the ability to question your own writing, the ability to share it with the right people and accept feedback। और मेरे लिए कम से कम एक चीज़ और, कि जब लिखने का प्रोसेस शुरू हो ना तो लिखते चले जाएं, बाद में एडिटिंग और प्रूफिंग और चीज़ें करना। नहीं तो मुझे सारी ज़िंदगी तो मेरी इसी में गुजर गई कि एक सफ़ा लिख के फिर मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाता था कि इतना अच्छा कुछ लिखा गया है तो मैं क्यों झक मार रहा हूँ। लेकिन अगर आपने कोई 10,000 वर्ड लिख लिए हैं और कहानी चल पड़ी है और आपको मज़ा आ रहा है तो चांसेस आर कि उससे कोई मुनासिब चीज़ निकल आएगी। जी। हमारे पास एक और सवाल है इकरा कयूम से। वो कह रही हैं कि मेरा सवाल यह है कि इमेजिनेटिव फिक्शन में क्या हम सिर्फ दूसरी डायमेंशंस का ही जिक्र कर सकते हैं, या फिर हम वो प्रॉब्लम्स जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं उन पर भी बात कर सकते हैं?
इसका मैं आसान जवाब है दोनों, लेकिन कोई और मेरे साथी शायद बेहतर जवाब दें इसका। नहीं, मैं समझती हूँ ये दोनों चीज़ों का इसमें ब्लेंड होता है, मतलब हकीकत भी इसमें होती है जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, और उसमें उसके साथ साथ उसमें सुपर नेचुरल या मैजिक या तखयलात की उड़ान को हम ब्लेंड कर सकते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि उसमें दोनों चीज़ें आ बिल्कुल, सकती हैं। बिल्कुल। देखिए, स्पेकुलेटिव फिक्शन का ये हरगिज मतलब नहीं है कि उसका पूरा यूनिवर्स और उसमें सारे हम्म। characters हम्म। बिल्कुल एलियन होने चाहिए। इसमें बहुत डिग्रीज आती हैं। जिस तरह अगर हम मार्गरेट एटवुड को का देखते हैं, द हैंडमेड्स टेल, हम्म। वो जमाना इमेजिन कर रही हैं, वो हम स्पेशली इफ यू लिव इन द यूके, वो जमाना आज के प्रेजेंट दौर से कोई ज्यादा दूर नहीं लगता। सो दैट इज स्पेकुलेशन जो कि रियलिटी, हमारी जो प्रेजेंट हकीकत है उसके ऊपर बिल्ड करी है। मगर उसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जिस तरह अभी मैं एक पढ़ रही हूँ, एक एक्सलेंट नॉवल मर्गे दवाम सदीक आलम का। अ, हम्म। वो है तो रियलिस्ट नॉवल, लेकिन उसके अंदर हम्म। एक सेंट्रल एलिमेंट और सेंट्रल कैरेक्टर में वो एक स्पेकुलेटिव डायमेंशन है। और जिस हम्म। तरह कि इनके नॉवल के अंदर भी इन्होंने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था, और वो एक डायमेंशन स्पेकुलेटिव थी। आई वुड से कि अगर कोई लिखना चाह रहा है इस मुकाबले के लिए, इस मुकाबले में शिरकत करना चाह रहा है, तो जब आप स्पेकुलेटिव फिक्शन पढ़ें तो, और जब लिखें, तो इसलिए मत लिखें कि ओ स्पेकुलेटिव फिक्शन लिखनी है बिकॉज इट्स कूल। पहले जब आप स्टडी करें तो ये देखें कि इसमें स्पेकुलेशन की डिग्री क्या है और स्पेकुलेशन किस पर्पस से इंट्रोड्यूस हो रही है। स्पेकुलेशन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड फॉर इट्स ओन सेक, वो हम्म। नैरेटिव किसी ना किसी तरीके से ढाल रही है। उसको हम्म। समझने की कोशिश करें और अपनी तहरीर में भी हम्म। इंटेलिजेंटली, स्ट्रेटेजिकली वो एलिमेंट्स लेके आए। बिल्कुल। और सो ये बात दुरुस्त है कि आपको एक कंप्लीट वर्ल्ड बिल्डिंग की जरूरत नहीं है हर कहानी में। बिल्कुल। आम जिंदगी में बड़े अजीबोगरीब वाकयात हो जाते हैं। इंसान बजाते खुद बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, कई दफ़ा अजीब तरीके से बिहेव करता है। सो यू कैन हैव अ कोमिंगलिंग ऑफ सो कॉल्ड नॉर्मल एंड द एब नॉर्मल और सुपर नॉर्मल। असद मोहम्मद खान साहब की कहानियों में मुझे अक्सर ये नज़र आता है कि वो बहुत एक अजीबोगरीब चीज़ हो जाती है। अब उनकी एक कहानी है, अब अगर आप उसको स्पेकुलेटिव कहें, चूंकि एक लिहाज से वो है भी नर्मदा। और उस कहानी में विदाउट गिविंग एनीथिंग अवे, एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा एक यक्के पे जा रहे हैं और राजन जो है उनका रास्ता रोक लेते हैं। और ऐसे कहानी ट्विस्ट लेती है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जैसे कई चांद थे सरे आसमां में, हालांकि वो हिस्टोरिकल किस्सा है, लेकिन उसमें जो एक मेन किरदार है उसका जब ताकुब करते हैं ठग, और वो ठगी का ज़माना था। तो ये इसमें बहुत सी ग्रेडेशंस हैं। आपको ये बात सही है कि पहले से एक डब्बा बना के नहीं आगे चलना, आपने ये देखना है कि आप कहानी क्या बताना चाह रहे हैं और क्यों आपको खुद दिलचस्प लग रही है, और उसमें क्या खास बात है। हो सकता है वो स्पेकुलेटिव रेल में चली जाए, हो सकता है वो ना जाए। लेकिन ये है कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर और बहुत वेरिएशंस हैं। ये एक्सपेंसिव इसकी डेफिनेशन है मेरे नज़दीक भी। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जहाँ पे हम ये स्पेक्ट्रम का जिक्र कर रहे हैं कि ये ग्रेडेशंस हैं और डिग्रीज हैं, वहां पे अगर कोई सुन रहा है और वो दिलचस्पी रखता है, तो तमिल फिक्शन और हम्म। सिनेमा, नॉट द मेन स्ट्रीम तमिल सिनेमा ऑफ कोर्स, बट हम्म। जो नेटफ्लिक्स पे तमिल फिल्म्स हैं, दे आर अ ग्रेट एग्जांपल कि उसका जो प्रेमिस है वो हम्म। एवरीडे रियलिटी के अंदर, हमारी हकीकत के अंदर ही होता है। मगर हम्म। स्ट्रेटेजिकली कोई एलिमेंट स्पेकुलेशन का या अब्सर्डिटी का इंट्रोड्यूस होता है, और उससे सारी आपकी जो एवरीडे रियलिटी है वो बिल्कुल ऊटपटांग हो जाती है। और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, बिकॉज कहने को तो वो स्पेकुलेटिव है, मगर बहुत ही माइल्ड डिग्री का स्पेकुलेटिव है। और एक फिल्म है, फॉर एग्जांपल इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, एक तमिल सॉरी मलयालम फिल्म है, उसका द इंग्लिश टाइटल इज लाइक एन आफ्टरनून ड्रीम। वो मेरा ख्याल से बहुत अच्छी मिसाल है, बहुत अच्छे तरीके से अक्कासी करती है कि तमिल फिक्शन और तमिल सिनेमा में ये स्पेकुलेटिव फिक्शन का जो एक रंग देते हैं, वो हम्म। कितनी यूज होता है और उससे नैरेटिव कहाँ से कहाँ पहुंच जाता ये और एक बात और जो आपने नायमा ने की थी वो भी बड़ी दिलचस्प है कि देखें, जिंदगी बजाते खुद भी तो इर्तिका का मतलब शिकार है ना। कोई चीज़ आपको स्पेकुलेटिव लगती है वो अब आपकी रियलिटी है। तो आपने मार्गरेट एटवुड का जब जिक्र किया तो मुझे फौरन ख्याल आया कि द हैंडमेड्स टेल उस जमाने में वो बात लग रही थी। जो द टेस्टामेंट्स है, जो उसका एक लिहाज से द सीक्वल है उसका, जिसको बुकर प्राइज भी मिला,
वो जब मैंने पढ़ी तो मैं मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ, मैंने कहा ये कहाँ से स्पेकुलेटिव फिक्शन है, ये तो हो रहा है आजकल। हम्म। बिल्कुल, वो आप उसको अब एक रियलिस्टिक नॉवल कह सकते हैं। सो कई चीजें जो आप ड्रीम करते थे, मसलन आप वो देखें द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो, जिसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की पहली दफा बात हो रही है, H.G. वेल्स का नॉवल है, अब वो रियलिटी बन चुकी है। आइजैक एसिमोव बात करता था कि लॉज ऑफ रोबोटिक्स होने चाहिए ताकि रोबोट्स इंसान को ना मारें। आज वो रोबोट्स इजाद हो चुके हैं जो इंसान को मार सकते हैं। फिलिप के डिक के इतने सारे नॉवल हैं साइंस फिक्शन के जो कि फिर रियलिटी बन गए। माइनॉरिटी रिपोर्ट देख लें आप, फिल्म और बहुत से हैं जिसके अंदर। सो एक लिहाज से जिंदगी जो है ना, वो भी तो साकित नहीं है, वो भी तब्दील हो रही है इर्द गिर्द की। और वो बजाते खुद एक हैरत अंगेज बात है कि जिंदगी क्या है, उसी को कैप्चर करना इटसेल्फ विदाउट क्रिएटिंग अ वर्ल्ड बिल्डिंग इटसेल्फ समटाइम्स सीम्स लाइक स्पेकुलेटिव फिक्शन, बट एक्चुअली इट्स समवेयर इन द मिडल। जी बिल्कुल। और क्योंकि हम इस दौर की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक द कॉन्वर्सेशन वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट टॉकिंग अबाउट एआई, सिंस इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग एवरीवेयर। तो दुनिया भर में जो है वो तख्लीकारों की एक भारी मिकदार है जो एआई के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ है। वो तख्लीकी पहलू से भी, क्राफ्ट वाइज भी उसका असर जो है वो आपके लिखने पे और आर्ट पे क्या होता है उस लिहाज से भी, और जो फिर उसके माहौलियाती जो उसके असरात हैं, जो कि हम वी लिव इन अ वर्ल्ड where climate change is a reality and we are one of the countries that's going to be the most affected from it। तो उस पे भी आजकल बहुत बातचीत हो रही है। आपके मुताबिक जो है उर्दू पर या हमारी मुकामी जबानों पर एआई का आपको क्या लगता है कि कितना असर जो है उसका होगा? क्योंकि अंग्रेजी पर तो इसके बारे में बहुत बात हो रही है और आपको अभी नजर भी आता है कि पूरी पूरी फिल्में निकल रही हैं और नॉवेल्स हम्म। जो हैं अडाप्ट किए जा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के जरिए। सो इस पे अगर और आप थोड़ी अपनी नजरसानी पेश करें। जी, मैं समझती हूँ कि एआई एक टूल है, एंड इज जस्ट अ टूल, और उससे आगे वो बढ़ नहीं सकता है। अब ये है कि राइटर्स, मैं समझती हूँ कि जो आप कह रही हैं ना कि इतनी सारी चीज़ें वो नॉवल भी लिख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन वो बिग डेटा में वेस्ट की है। और उर्दू का भी इतना बिग डेटा हमारे पास हुआ नहीं है कि मेरे ख्याल में उर्दू में अगर हम कहें एआई से कि कोई अच्छा नॉवेल या कोई स्टोरी भी लिख दो तो वो नहीं लिख पाएगा। और दूसरा ये कि अगर वो लिखेगा भी, क्योंकि मैंने इसका पर्सनल वो किया कि राइटिंग के लिए मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था, तो वो बहुत ही जेनेरिक जनरलाइजेशन से भरपूर होता है। और उसके पास कोई स्पेसिफिक, यानी कि जब इंसान लिख रहा होता है तो उसकी अपनी इंट्यूशंस होती है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उसको हम्म। एनरिच करते। हम्म। हम्म। लेकिन एआई के पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा जो ओरिजिनल क्रिएटिव राइटिंग है उस पे। अम, नाइमा, मैं सामा, आप में से कोई? जी, नाइमा आप बात करना चाहेंगे पहले? नहीं, गो अहेड हुसैन। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा था कि आई मस्ट कन्फेस कि आई एम स्टिल ग्रैपलिंग विद दिस, यू सी, बिकॉज एआई इज चेंजिंग सो क्विकली। मुझे वो ब्लेड रनर वाला सेंशियंट रोबोट भी याद आता है, जिसकी वो बारिश के बारे में और वो जो सारी स्पीच है वो कितनी ह्यूमन लाइक है, राइट? सो वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि जैसे उस कहानी में था कि कल को ऐसे रोबोट्स या ऐसी एआई आ जाए जो अभी तो नहीं है। अभी तो इट्स एन इमिटेटिव थिंग एंड इट डज वेरी वेल। वो शेक्सपियर जैसा सोनेट लिख देगा, स्टाइल वही लगेगा, लेकिन ज़्यादा डिसर्निंग रीडर को पता चल जाएगा। बट द पॉइंट इज कि एआई विलियम फॉकनर को कॉपी तो कर सकता है, एआई विलियम फॉकनर बन नहीं सकता, क्योंकि जुबान जो है ना, और जो अदब है, वो सिर्फ लैंग्वेज की मैनिपुलेशन नहीं है। जैसे जीनत साहिबा भी कह रही हैं कि उसमें इंसानी एहसासात, तजुर्बात, चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं, एंड इंसानी इडियोसिंक्रेसी और जो उसकी क्वर्क्स होती हैं, ठीक है ना। तो एक लेस डिसर्निंग रीडर को तो चले शायद पता ना चले दो टेक्स्ट के दरमियान, लेकिन कोई ज़रा सा भी डिसर्निंग रीडर हो तो आपको पता चल जाता है कि वो एक बड़ा जनरलाइज सा इमिटेटिव सी चीज़ है। अच्छा, वो हाई स्कूल के ऐसे लिखने के लिए और इस हद तक तो चले ठीक है, और कई जगह बहुत यूज़फुल भी है, और आप नागुज़ीर है, अब आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते, उसके साथ आपने रहना है। तो मेरी मिक्स फीलिंग्स हैं। लेकिन अब देखें, हमारे लिए बड़ा मसला हो गया है। मैं कुछ इंटरव्यू पैनल्स पे बैठता हूँ, कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए और चीज़ों के लिए। पहले ऐसे बड़ा मैटर करता था, लोग मदद ले लेते थे, लेकिन अब ऐसे, खैर हम उनसे कहते हैं डिस्क्लोजर करो, वो कोई कहता है मैंने सिर्फ ग्रामर की हद तक की है, तो कोई कहता है पंक्चुएशन।
आप वो ऐसे लिखवा के ना लाएं। लेकिन अब हमने तकरीबन एसेस पे रिलाय करना बंद कर दिया है, और इंटरव्यू को हम देखते हैं कि पता चले कि आपकी लियाकत क्या है। लेकिन ज़ाहिर है हर जगह वो नहीं हो सकता। अदब अलबत्ता एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसानी सब्जेक्टिविटी और इंडिविजुअलिटी और डिस्टिंक्टिवनेस इतनी अहम है। इसी वजह से वो 26 हरूफ तहजी हैं अंग्रेज़ी के, और क्या स्पेक्ट्रम है राइटिंग का। और दुनिया की बहुत, अगर ये जो कोई कहता है ना कि बड़ी राइटिंग या बड़ा राइटर क्या होता है, हम सब यहाँ पे 10-10 लोग नाम सामने आपके पेश कर सकते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, बट वो सब ग्रेट राइटर्स हैं। ठीक है ना, इतनी कैपेसिटी है इंसानी तजर्बे की और ज़ुबान की। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी जहाँ पे एआई खड़ा है वो कोई अजीम राइटर बन सकता है जिसका अपना कोई नुक्ता नज़र हो, ज़िंदगी का तजर्बा हो, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हो। अल्फाज की जो खेल तो नहीं है ना, सिर्फ इसके अंदर बहुत कुछ है, नुआंसेस हैं, इन्फ्लेक्शंस हैं, वो चीज़ें हैं जो अनसेड हैं। ठीक है ना, वो भी एक एक कॉन्शियस डिसीजन होती है कई दफ़ा। तो और उर्दू का वो, जैसा कि जीनत साहिबा ने ऑलरेडी कहा कि अभी वहाँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ लोगों ने पिछले दिनों कुछ पोइम्स प्रोड्यूस की हैं, दिलचस्प था उनको देखना। लेकिन मैं एम बीइंग अ बिट सार्कास्टिक है, वो जैसे आजकल की आम उर्दू शायरी बुरी है, एआई वाली भी उतनी बुरी थी। सो उसके लिहाज से वो एक जैसी थी। मेरा नहीं ख्याल एआई मजीद अमजद बन सकता है। जैसा महिमा। कि उसामा और जीनत ने कहा कि ओरिजिनल राइटर को अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है एआई से, बिकॉज वो बहुत डिसर्निंग होने की भी जरूरत नहीं है, दूसरी तीसरी लाइन तक आपको पता चल जाता है कि इट्स। हम्म और जब ये शुरू में आया था तो मैंने इसको टेस्ट करने के लिए मैंने देखा था कि इसकी फंक्शंस और इसकी एबिलिटी क्या है, तो इससे मैंने नाम मांगे थे। तो इसकी जो नाम देने की जो एबिलिटी है वो इतनी बुरी है, आई मीन इट्स कॉमिकल। सो हाँ, कैरेक्टर्स को नाम देने की, सॉरी, कैरेक्टर्स को नाम देने की। कैरेक्टर्स को नहीं, टाइटल्स देने की। फॉर एग्जांपल एक ऐसे अगर आपने लिखा है उसका अच्छा टाइटल, अच्छा, ओके ओके। वो इतनी चाइल्डिश है। सो एनीवेज, हमें ये भी पता है कि वो उसका इर्तिका बहुत जल्दी हो रहा है, हमें नहीं पता कि 5 महीने तक 6 महीने तक उसकी हाँ, क्या। मगर दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको डिनाई करना भी खतरनाक है, क्योंकि जब हमारे पास गूगल आ गया है तो अब हमें, जब मुझे कोई सवाल होता है तो मैं अब चल के ब्रिटिश लाइब्रेरी तो नहीं जाती ना, आई यूज गूगल ऑफ कोर्स। हमारे पास एक असिस्टेंट है जिसकी लिखने की एबिलिटी और तख्लीकी एबिलिटी अभी बहुत बेसिक है, लेकिन वो बढ़ जाएगी। मगर इसकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है, जो कि मैंने काफी यूज की है, हम्म। काफी सुपीरियर है। सो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक बहुत स्मार्ट असिस्टेंट मिल गया है, तो why shouldn't you use it? You should use it smartly. You have to be smarter than the assistant. तो या बस अभी मेरा ख्याल से लिखने वालों को तो अभी कोई खतरा नहीं है अभी लेकिन कुछ महिमा, मेरा आपसे एक सवाल है, इफ आई मे, आयशा, कैन आई आस्क अ जी जी, क्वेश्चन? प्लीज प्लीज। अच्छा, वो सवाल ये है कि एक तो सवाल ये है ना कि क्या एआई विल बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर राइटर्स, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर एग्रीड कि उसका शायद अभी खतरा नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस वी हैड। हाउ डज अ राइटर engage with AI? So let's say I'm writing a novel tomorrow. Do I use it? You're right. I do Google. I do research, especially if I'm writing historical fiction में लिख रहा हूँ। पहले और तरीके से होती थी, अब चले इंटरनेट से हो जाती है। और उसका एक असर तो आता होगा ना, हो सकता है मैंने गंधारा के बारे में कुछ पढ़ा है और 6-8 चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसका एक तासुर उसके अंदर आ जाएगा इंफॉर्मेशन के अलावा। क्या डू यू विजुअलाइज राइटर्स राइटिंग टुमारो इन अ काइंड ऑफ अ सिम्बियोटिक arrangement or relationship with AI, so that they draft a chapter and then they ask AI to reconfigure it, or they ask AI to write a chapter and then they reconfigure it? They can do it both ways, right? I see that happening, and I wonder what will come out of it, because the human element is still there. So, you can still tweak and individualize it, but then a lot of the actual writing labor and the grammatical and structural thing is taken care of. I mean, I wouldn't do it, because to me, मेरे लिए लिखने के अमल में जो उसका इंसानी पहलू है, जो उसकी सब्जेक्टिविटी और जो मैं खुद हूँ उसमें, उसको मैं टेंट नहीं करना चाहता। वर्ड प्रोसेसिंग तक ठीक है, स्पेल चेक तक ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। बट आपको क्या लगता है कि क्या कल को ऐसे होगा, या इसमें कोई एस्थेटिक या एथिकल मसले हैं? ये ये सवाल आप आप दोनों नैमा। के लिए, आप दोनों के लिए। ऐसा तो नहीं, शायद आपने आयशा को से सवाल नहीं, पूछा। मैंने आयशा से इजाज़त ली थी कि मैं सवाल पूछ सकता हूँ या नहीं।
आपको मेरी इजाजत की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्लीज। आप मॉडरेट कर रही हैं तो इजाजत तो लेनी चाहिए। अच्छा उसामा, मैं अभी रिसेंटली पढ़ी थी गार्डियन में, एक्चुअली जस्ट बिफोर द पैनल, कि इस तरह का कोई सिम्बियोटिक प्रोसेस से लिखा हुआ नॉवल आ चुका है। आ चुका है, और आई एम श्योर। हाँ। फील्ड में नहीं जा पाई बिकॉज पैनल का टाइम हो रहा था। सो ये तो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और ये तो अभी बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, पता नहीं और क्या क्या होएगा। जहां तक आपने कहा कि एआई को यूज करने की बात है फॉर रिसर्च, तो हाँ, इससे पहले हम लोग गूगल यूज करते थे, पर जो मैंने देखा है कि एआई में रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज ये है कि अगर गूगल से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसके बारे में जो आपके सवाल होते हैं कि अच्छा इसके बाद ये क्यों हुआ, वो जो कनेक्शंस हैं वो आप काफी एफिशिएंटली एआई बहुत। टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये हम्म। हमें वो हेल्यूसिनेट भी करता है, सो आपको सारी चीज को वेरीफाई करना पड़ता है, मगर जो कोई मिसिंग कनेक्शन या मिसिंग डॉट होता है वो टाइम एफिशिएंट वे में आपको लिंक कर देता है, एंड देन यू कैन गो ऑन इन द न्यू डायरेक्शन। Yeah, that's correct. I mean, I'm sort of thinking also whether going forward मेरे लिखना का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसमें क्या तब्दीली आएगी, which is both exciting and scary, right? So AI को अब आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, and I'm not a technology phobic person, बल्कि I'm from that generation जिसने खत भी लिखे हुए हैं घर, और अब हम इस एज में रहते हैं, so that transitional generation. But you're right. I mean, I think it will be very interesting how things go from here in terms of writing. जी, इस पर हमारी, क्योंकि हम एआई का जिक्र कर रहे, तो हमारी अभी एक हफ्ता पहले हमारी नील क्लार्क से जो है इसी के बारे में गुफ्तगू हो रही थी कि क्लार्क्स वर्ल्ड पे जो सबमिशंस आती हैं उनमें अगर वो कैसे पहचान पाते हैं कि अगर एआई से मिलकर कुछ लिखा गया हो, जो को राइटिंग का जो एलिमेंट आजकल आपको मिल रहा है, तो उस पर वो वही कह रहे थे कि उनके लिहाज से इस वक्त भी जो मॉडल्स हैं, वो जो जिसे हम वॉइस कहते हैं एक लिखने वाले की, वो खत्म कर देते हैं। अगर आप उसमें ज्यादा अगर आप उनको कहें कि वो बिल्कुल। आपको कॉन्फ़िगर करके आपको दे दें, तो उनके लिहाज से तो वो जो एआई का और लिखने वाले का जो ताल्लुक है, वो किसी भी हद तक वो उनके लिए तो बिल्कुल नागवार है। तो वो they do not accept any sort of submissions that have Okay. been co-written even by AI, and it's a complete blacklist for them for this very reason, because वो यही कह रहे थे कि I look for voice, I look for the author's voice। और उसके अलावा हाँ, हाँ। जो तख्लीक है वो वक्त लेती है। तो मेरे ख्याल से एआई का जो सबसे बड़ा जो असर है किसी भी तख्लीकार पे, वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हमें टेक्नोलॉजी के दौर पे जो हमें आदत जो हमें पड़ गई है, उसका जो तख्लीक का निज़ाम है किसी भी तख्लीकार के लिए, उस पे शायद वो असरअंदाज होगा, और वो हमें आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा कि वो किस तरफ जो है वो जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक टेंडेंसी जो अभी तक मैंने एआई में देखी है, ये बात नाइमा की बिल्कुल ठीक है, कि अगर आपके पास बहुत से कॉम्प्लेक्स, लेट्स से साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं या फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो उसका एक सिंथेसिस और उसका एक एनालिसिस और सवालों के जवाब के हद तक वो बहुत अच्छा है। लेकिन जनरली जब कोई ऐसे वो लिखता है किसी भी मौजू पे, लेट्स से अगर हम कहें फेमिनिज्म इन द 21st सेंचुरी, तो वो एक ना उसका कोई निचोड़ निकाल के जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल है, और कोई हारमोनियस मिडल मीन मीडियन मोड निकाल के आपको दे देगा। उसके अंदर जो तनकीदी और एक ज़ाती और सब्जेक्टिव जाविया, या वो जो एक फैसेट है जो कि एक इंसान का तजुर्बा आगे लेके आता है, वो नहीं है। हो सकता है आज, मतलब वो आ नहीं सकता। देखे ना, वो तो हमेशा किसी चीज़ को सिंथेसाइज और समराइज ही करेगा ना, उसकी कोई पर्सनालिटी तो है नहीं। वो एक मशीन है जो इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स को बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रोसेस कर सकती है। लेकिन जहाँ तक अभी तक मेरा तजुर्बा है, जिन कमिटीज़ वगैरह पे मैं बैठता हूँ और ये वो, हम भी किस तरह की कोलैबोरेटिव राइटिंग, ख़ास तौर पे जब स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए हम अलाउ नहीं करते। हमें वॉइस चाहिए कैंडिडेट की, हम उसकी लियाकत देखना चाह रहे हैं, उसकी एआई को इस्तेमाल करने की दस्तरस नहीं देखना चाह रहे। जी बिल्कुल, और उसमें वही था कि अगर आपने को राइट करना ही है तो आप किसी इंसान का इंतखाब करें जो आपके साथ मिलके लिखे। शायद आप दोनों मिलके बेहतर लिख पाएंगे। और कुछ लोगों ने ऐसी किताबें लिखी हैं और वो बड़े मज़े के तजुर्बे हैं। साइंस जी फिक्शन में ऐसी किताबें लिखी गई हैं, जैसे आप जो जी, ये हमारे पास एक और सवाल है कि डू यू थिंक द राइज ऑफ सच symbiotic novels will subsequently lead to the concept of organic novels, like novels written with no input of any sort of technology, no internet, no AI, just simply a pure manifestation of the human creative spirit?
Sorry, I didn't understand the question. So, can you repeat it? Would such जी वो symbiotic बेसिकली writing lead to that? जी वो कह रहे हैं कि अगर वो सिम्बियोटिक नॉवेल्स इफ दैट राइजेस टू इफ इट बिकम्स अ ट्रेंड कि अच्छा एआई इतना बढ़ गया कि अब आपकी जितनी भी नॉवेल्स या कहानियां लिखी जा रही हैं वो एआई से मिलके लिखी जा रही हैं, तो उसके ट्रेंड के बरअक्स भी अक्सर कौन ट्रेंड निकला करते हैं। तो किसी नॉवेल निगार ने ये सोचा कि मैं बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना इंटरनेट के, बिना एआई के एक a pure manifestation of the human creative spirit, like say 100 years from today. That's the story. That's a story I was going to say. Yes, that's That novel has to be exactly. written. The last Yeah. remaining organic writer in the world of AI. Because और that, तुम what you describe, के सारे नॉवल symbiotically लिखे जा रहे हैं, to me is a dystopia. yeah, and that's a very good story. 500 years from today somebody experiments and goes back in time. मैंने कीबोर्ड पे इस्तेमाल नहीं करना, वापस कलम और कागज पे लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी कमाल की स्टोरी है। मेरा तो ख्याल में समथिंग ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन विल बी irretrievably lost if this capacity to be able to write without a machine sort of guiding us. I mean, I trust a machine to fly a plane, but I don't want the machine to write my poem because I'd rather write my poem myself. That's what makes me human. जी हम हमारे भूल पास हैं कि लिखना जो है वो लिखना नहीं होता, लिखना सोचना होता है। आप लिखते हुए आप क्रिटिकली सोच रहे होते हैं, आप सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। तो अगर हर चीज आपने, सारी थिंकिंग आपने आउटसोर्स कर दी है, तो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही आपको अपना आईक्यू जो है वो नीचे गिरता हुआ महसूस Exactly. होता है। सो ये सस्टेनेबल नहीं है। कॉग्निटिवली दिस इज वेरी डेंजरस। That's true. That's a very good point. And most writers will tell you, I mean, some people plot out everything, right? And they know what to write. Even then, when you're writing, there's a process. But people like me, I have a very sketchy plot. And for me, what's much more important is the process. And it's only when I'm typing that a lot of things actually happen. And that is the magical, miraculous part when a small little character appears in your story and then something else seems to dictate you. आप रात को लिख रहे हैं और वो छोटा सा कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो वो म्यूजेज हैं या जो भी तख्लीकी अमल है वो है इंसान का दिमाग और उसकी सोच और उसका गहराई में जाना, अपने शऊर में लाशऊर में जो भी है, जो तख्लीकी अमल है जिसको कोई भी पूरी तरह आज तक नहीं समझ सका, क्योंकि हम इंसानी दिमाग को भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। तो अगर आपने सब चीज़ें बटन दबा के उससे कहनी है कि चैप्टर 4 लिख दो, तो थोड़ी देर में यू विल बिकम एन इम्बेसिल। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट सीटिंग कंट्रोल। आपको फिर उसकी एक लत सी लग जाती है और आपकी आदत जो है फिर वो उस पे इतनी पुख्ता हो चलती है कि उससे वापस आना बनिस्बत वो आपको फिर एक स्पेस और बड़ा स्पेस प्रोसेस ओडिसी होता है। 2001 वाला कंप्यूटर हाल नहीं याद, जी जो खलाई जहाज में है और फिर ही टेक्स ओवर द खलाई जहाज, फिर अब आप जो मर्जी करें। सो दिस इज जी द सेम सिचुएशन एक्चुअली, द मशीन विल या टेक ओवर। बिल्कुल। और हम अभी देखते हैं कि बचपन में जैसे मुझे अपने पूरे खानदान के जो है वो टेलीफोन नंबर्स याद हुआ करते थे क्योंकि लैंडलाइन था। अब हम नहीं रख पाते याद, जन्मदिन नहीं याद रहते क्योंकि आपको नोटिफिकेशन की आदत हो गई है पिछले 15 साल में। दैट्स ट्रू। जी मैं जानती हूँ हम वक्त बिल्कुल खत्म होने को चला। एक आखिरी सवाल है, वो इकरा ही पूछ रही है। वो कह रही है कि अगर कोई इफ देयर अ पीस ऑफ राइटिंग जो एग्जॉस्ट जो है वो हो चुकी है, वो लिखने की हैसियत से या निस्बत को ट्रोप की हैसियत से, तो उसे मुकम्मल करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, पॉज कर देना चाहिए, इसमें से कौन सा अमल जो है वो ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है? अ, मैं समझती हूँ कि अगर कोई आपने चीज़ लिखी है और आप मुतमईन हैं या ना मुतमईन हैं, तो आप उसे कुछ दिन के लिए बंद कर दें, उसके बाद आप दोबारा उठाएं, क्योंकि फिर वो आप उसमें जो गलतियां या फ्लॉज हैं वो आप बेहतर तरीके से देख सकती हैं। और देखें, यही फार्मूला कई दफ़ा किताबों के सिलसिले में भी है कि कोई किताब आपने 30 साल पहले पढ़ी होती है, आप दोबारा पढ़ते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा उस उम्र के लिए ठीक थी। और कई किताबें ऐसी होती हैं कि आप कहते हैं क्या कमाल किताब है, मैं तब्दील हो गया, मेरी उम्र कितने साल गुजर गए, लेकिन ये कमाल चीज़ है। वो मेरे ख्याल में निशानी भी होती है उस किताब का बड़ा होने की। तो अपनी लिखाई के बारे में भी ये अच्छा है कि अगर आपको ये अच्छी फीलिंग हो रही है तो चलिए, नहीं हो रही तो उस प्रोजेक्ट को अभी फिलहाल आप पार्क कर दें। आपको 6 महीने साल बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इस काबिल है कि दोबारा और किसी भी आइडिया या किसी भी चीज़ पे एक मुनफरद तरीके से लिखा जा सकता है। सो उस लिहाज से तो कई जाविये हैं, कई अंदाज़े बयां हैं।
लेकिन बेहतर है कि अगर आप फंस गए हैं कि आप अपने आप को एक ब्रेक दें, और उस चीज़ को भी एक ब्रेक दें और आप कुछ और शुरू कर दें। इंसान का दिमाग एक ऐसी कमाल की चीज़ है कि वो दोबारा से ना उसकी आबियारी होती रहती है किसी ना किसी तरीके से, स्टिमुलाई से, किसी कई दफ़ा आपको चेंज चाहिए होती है। तो मैं वो पढ़ रहा था हेमिंग्वे के बारे में, तो उसने एक किताब लिखी थी जब वो पेरिस में राइटर था, तो यंग राइटर था। तो उसने एक बड़े मज़े की बात की। उसने कहा कि मैं लेट आफ्टरनून में लिखना बंद कर देता था, और उसकी वजह ये थी कि मुझे लगता है कि राइटिंग का अमल ऐसे है जैसे एक कुआं है जिसमें पानी रिस रिस के आ रहा है। तो मैं एग्जॉस्ट नहीं करना चाहता था पानी। मैं 4 साढ़े 4 बजे तक लिख के फिर अपनी बीवी के साथ टाइम गुजारता था, कैफ़ेज़ पे जाता था, ढूंढता था इज़रा पाउंड कहाँ बैठा हुआ है। रात गुजर जाती थी, सुबह मेरे कुएं में फिर से थोड़ा और पानी आ गया होता था, तो मैं फिर से शुरू। तो आई थिंक दैट्स आई फाउंड इट अ वेरी persuasive way to describe the creative mind. You can't exhaust it. It's not like you're not doing accounting, कि रात तक रिपोर्ट तैयार करनी है। ये सही कहा कि राइटिंग में आपको अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बड़े तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और ये यस, यू कैन पॉज एंड वॉक अवे, और आप एक और भी चीज कर सकते हैं। अगर आपने किसी पीयर के साथ ऐसी रिलेशनशिप डेवलप की हुई है कि वो आपको बिल्कुल रूथलेसली क्रिटिक कर सकता है, मेरी एक दो के साथ है और मेरी दोस्ती, हमारी दोस्ती ने सर्वाइव किया है, तो आप उनके हवाले भी कर सकते हैं। वो आपको एक रियलिटी चेक दे देंगे कि ये इस काबिल है, एक्सेट्रा। मगर ये भी याद रखें कि शायद वो आपको कहें कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल फजूल है, मगर 6 महीने बाद आप फिर उस टेक्स्ट को रिविजिट करें और आपको फिर उसमें कोई वैल्यू नजर आए और वो बदल जाए। सो कीप इट ये आपकी बात जो है ना, मेरा ये तजर्बा हो चुका है कि मैंने पेयर्स के साथ चीज़ शेयर की और उसने गेन किया। लेकिन रिवर्स तजर्बा भी हुआ कि उन्होंने बिल्कुल अच्छी नीयत से मुझे कहा कि नहीं, ये चीज़ें किताब से निकाल दो, और ओके। वही चीज़ें थीं जो मेरे लिए सबसे अहम थीं। और उनका ख्याल था कि ये किसी को पसंद नहीं आएंगी, और वही चीज़ें पढ़ने वालों को पसंद आई। सो आई थिंक वो पेयर सिंसियर भी हो और नोइंग भी हो, लेकिन वो अपना व्यू आप पे मुसल्लत ना करे, बिकॉज दे डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटर्स ना। डिपेंड करेगा। जैसे नाइमा कह रही है, देर आर सिचुएशंस जब वो क्रिटिकल फीडबैक विल बी वेरी वैल्यूएबल, बिकॉज यू नीड दैट। यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम दिस ऑलमोस्ट आर्टिकल ऑफ फेथ कि यही अच्छी राइटिंग है, हरफे आखिर है और मैंने कलम तोड़ दी है। तो वो वाला दोस्त भी चाहिए। लेकिन जहां आपने बहुत मशक्कत की है और आपकी इनर सेंस ये है कि ये चीज़ अच्छी है, और कोई और कह रहा है जो खुद एक और किस्म का उसका टेस्ट है या कुछ है, तो फिर आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। जी, बट उसामा, डोंट यू थिंक कि ये राइटिंग में या किसी भी क्रिएटिव काम में आप एक तरफ तो फीडबैक लेके अपने काम को पॉलिश कर रहे होते हैं, साथ में आपकी अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है, जो आपका इंटरनल बैरोमीटर है, वो भी फाइन ट्यून हो रहा होता है। एंड अल्टीमेटली यू वांट टू गेट टू अ पॉइंट वेयर यू कैन टेक ऑल द फीडबैक इन द वर्ल्ड, बट आपको अंदर से पता है व्हाट यू गोइंग टू टेक एंड व्हाट यू गोइंग टू रिजेक्ट। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। और वो अगर आप उस सिचुएशन में आ जाएं कि जितनी आपकी एश्योरेंस अपने बारे में और आपकी अपनी जजमेंट पे फेथ हो, तो उतना ही बेहतर है। लेकिन उसमें भी गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस समटाइम्स यू गेट रियली गुड इंसाइट्स, एंड देन देयर आर अदर्स व्हिच यू डेवलप द जजमेंट कि ठीक है, अच्छी नीयत से उन्होंने ये आइडिया दिया था, लेकिन मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। बिल्कुल। जी, तो इसी के साथ हम आज की शाम के इख्तिताम पे पहुंच चुके हैं। हमने आपका जितना वक्त हमने आप जिसका वादा लिया था उससे बहुत ज्यादा ले लिया कोई है। बात नहीं, एक बहुत मजा आखिर आया में बस दोस्तों। आखिर में एक दरख्वास्त है आप सबसे कि हमारे इस अवार्ड में जो शामिल होने वाले हैं, अगर आप उनको कोई मशवरा दे सकें, जो अपनी कहानियां हमें भेजेंगे, अगर कुछ भी आप उनसे कहना चाहें तो। जीनत, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जी, मैं समझती हूँ कि एडिटिंग और बार बार एडिटिंग वो बहुत ज़रूरी है। और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी दफ़ा उसे करते हैं, 3 दफ़ा या 5 दफ़ा, तो लाजमी आप करें। तो बच्चों से मेरी यही एक है कि आप उसको पढ़ें। एक दफ़ा आपने पढ़ लिया, आपको जहाँ पे करेक्शंस करनी है वो कर ली, फिर उसके बाद एक दूसरे दिन बाद फिर आपने उसको पढ़ा, तो इससे आपकी चीज़ इम्प्रूव होती है। सेल्फ एडिटिंग होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सो क्रिएटिव अपनी जो इम्पल्स है उसको मुकम्मल आज़ादी दीजिए जब आप लिख रहे हैं। ठीक है ना, लिखने के अमल के दौरान गो वाइल्ड। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जीनत साहिबा कह रही हैं कि जो उसमें नफासत लानी है, जो उसकी नोक पलक दुरुस्त करनी है, उसको अगलात उसमें से दूर करनी है, वो एक अलहदा पूरा प्रोसेस है। मैं तो हर किताब जो थोड़ी बहुत मैंने लिखा है, मुझे लगता है कि एक पूरा एक जर्नी उसके लिखने वाली है जिसमें इमेजिनेशन का और वो इम्पल्स का रोल है। फिर एक पूरी वो फाइन ट्यून एडिटिंग और
उसके निखार लाने की तहरीर वाली है। और वो पंजाबी की कहावत है कि जिन्ना गुड़ पाओगे उतना ही शरबत मीठा होएगा। तो कम गुड़ से कम शरबत मीठा होगा, जितनी मेहनत करेंगे चांसेस आर कि आपकी तहरीर जो है उतनी उसमें उसमें निखार आएगा। इन दोनों के पॉइंट्स के अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि बेबाक होकर लिखें एंड थ्रो आउट द रूल बुक। इसकी ज्यादा परवाह ना करें कि जो जो हमें ये पुराने राइटिंग डिक्टम्स हमें मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल शो डोंट टेल। हाँ, ये सही है कुछ सिचुएशंस में, मगर कुछ सिचुएशंस में यू हैव टू टेल। कोई भी ये जो रूल है ये हतमी नहीं है, इट्स नॉट द लास्ट वर्ड। सो अपने इंस्टिंक्ट पे ज्यादा ट्रस्ट करें और रूल बुक की कम परवाह कीजिए। बिल्कुल दुरुस्त। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक दैट all three of them, they were like great advices for young writers, और we look forward to reading everyone's stories. हमने बहुत जो है क्या कहते हैं सालों से ये ख्वाब देखा है कि हम यहाँ पहुंचेंगे, और ये हमारा पहला साल है। तो अच्छा, इंशाल्लाह इसके ये थोड़ा सा ना सिलसिला आगे टाइमलाइन जारी जरा रहेगा। यहाँ दोहरा दीजिए, क्योंकि अगर जी ये गुफ्तगू आप यूट्यूब पे भी डालिए, क्योंकि जो लोग आज जी शामिल नहीं हो सके मेरे ख्याल में और लोग इससे मुस्तफीद होंगे, तो ज़रा सा बता दीजिए कि क्या टाइमलाइन है चीज़ों की। जी, टाइमलाइन इस वक्त हमारी ये है कि वी आर ओपन टू सबमिशंस। हमारी पोर्टल्स जो हैं वो ओपन है। हमारी वेबसाइट्स पे आपको जो है लिंक्स सारे मिल जाएंगे, और हम जब ये यूट्यूब पर ये शाया कर देंगे तो हम नीचे भी वो सारे लिंक्स जो है वो दे देंगे, ताकि लोग सारे रूल्स भी पढ़ लें, और कहाँ उन्होंने कहानियां भेजनी है और किस फॉर्मेट में भेजनी है वो भी उनको जो है वो मालूम हो जाए। एंड मिड दिसंबर इज आवर डेडलाइन, जहाँ पे हम submissions we'll be closing for submissions, then we'll be announcing the results within the next month or month and a half. That is the timeline that we have so far, and हम कोशिश अपनी पूरी करेंगे कि हम जनवरी 2026 में जो है जो हमारे जीतने वाले हैं हम उनको अनाउंस कर दें, और फिर उनकी जो जीतने वाली कहानियां हैं वो हमारी वेबसाइट पर शाया होंगी। ठीक हो गया, थैंक यू। जाने से पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपके वक्त के लिए। और अगर आपकी जैसे आपने कहा कि अ, सबको दिलचस्पी होगी, तो अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, और आपका आने वाला जो काम है अगर आप हमें थोड़ा सा उसका तारुफ दे दें, बिकॉज आई एम श्योर एवरीवन वुड लव टू लीड मोर ऑफ ऑल थ्री ऑफ यू, सो प्लीज। जीनत साहिबा से शुरू करते जी, मतलब वो मुझसे बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं, मेरे ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप का भी नंबर दे दूंगी कि अगर वो उसमें चाहें तो उसमें राब्ता करें। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी कि हैं। मैं उनकी जो तख्लीक़ात हैं उसको पढ़ सकूं और उसके बारे में कुछ उनको बता सकूं। जी, मेरा भी ऐसे ही है। आप बेशक मेरा ये नंबर और ईमेल शेयर कर लें, कोई इस सिलसिले में रब्ता करना चाहे तो वाई नॉट। जहाँ तक प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, तो जो मेरा नावल गरूब शहर का वक्त है, उसकी मैंने अंग्रेज़ी में तशकील नौ की है, तर्जुमा नहीं किया। इट्स अ रिक्रिएशन, बिकॉज मुझे लगा कि उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और ये बड़ा दिलचस्प हो कि अब मैं उसको बिल्कुल दोबारा से सोच के एक नए इडियम में, एक नई ज़ुबान में लिखूँ। तो वो तर्जुमे से एक लिहाज से ज़रा मुख्तलिफ प्रोसेस था, नॉट कि मैंने इतने तर्जुमे किए हुए, और काफ़ी दुशवार भी था। तो वो किताब तैयार है, वो अब पब्लिशर के पास है। बुक कॉर्नर यहाँ पे किताबें छापते हैं, हिंदुस्तान से छपनी थी, लेकिन अभी हम हिंदुस्तान से किताबों की बजाय जंगी तैयारों का तबादला कर रहे हैं, तो फिलहाल तो नहीं छपेगी। और बाकी मेरी कुछ बात चल रही है कुछ जगह पे। वो किताब इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक आ जाएगी। अगर मुझसे कोई डायरेक्टली रब्ता करना चाहे तो मैं उसको भिजवा सकता हूँ जब छपे, नहीं तो वो किताबों की तमाम दुकानों पे और मेरे पब्लिशर से ऑनलाइन मंगवाई जा सकती है। हु नोज द बाउंड्स ऑफ डिज़ायर उसका नाम है, जो इंस्पायर्ड है नून मीम राशिद की जो लाइन है, तमन्ना की वुसअत की किसको खबर है। नाइस। सेम फॉर मी। मेरी वेबसाइट भी है, डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं आप लोग, मेरा ईमेल शेयर भी कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात है, तो मैं अपनी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन और नॉवल पे काम कर रही हूँ, उनको फाइनल शेप दे रही हूँ। और उसके अलावा ट्रांसलेशंस की 3-4 ट्रांसलेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से एक का मैं नाम शेयर कर सकती हूँ, वो है जंदर बाय अख्तर रजा सलीमी। तो इन दिनों ये मसरूफियात हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, we are really excited and I'm really looking forward to reading everything that all of you are doing. Thank you so much for थैंक today, यू for your सो time and मच। attention. बिल्कुल। This has been थैंक an यू। जी, absolute pleasure.
मैं तो बहुत थैंक यू वेरी इंस्पायर्ड मच। हो गई हूँ। आई हैव 10 बुक्स जो मैं मेरे शेल्फ पे पड़े हुए हैं ये 2-3 सालों से, और इस कॉन्वर्सेशन की वजह से मैं फौरन जाके बुक्स खोलना चाहती हूँ और फौरन पढ़ना शुरू करना चाहती हूँ। बट थैंक यू ऑल सो मच, एंड आप आई सबका विल बहुत पॉज शुक्रिया। द रिकॉर्डिंग, स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर,